हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट में। जी हाँ, आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने सेट्स, रिलेशन और फंक्शंस को लेके जो हमने कुछ अलग टर्मिनोलॉजीज, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ ऑपरेशंस पढ़ना शुरू किए हैं, हम उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। सो आई वेलकम यू ऑल टू द पार्ट 2, जिसमें हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे और अलग अलग बहुत सारी चीज़ें जो हमें काम आने वाली हैं उस पूरे मैथ्स में। मतलब हम एक फाउंडेशन बना रहे हैं, हम एक बेस क्रिएट कर रहे हैं और इसमें जो जो बारीक से बारीक, सिंपल से सिंपल चीज़ें सीख रहे हैं, ये काम आने वाली है आपको पूरे मैथ्स के दौरान। चलिए तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट, आई होप आपको पता होगा कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको क्या क्या फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करवाता है। तो मैग्नेट ब्रेन्स से जी हाँ, आपको सारे टॉपिक्स के टॉपिक वाइज, मतलब हर चैप्टर के टॉपिक वाइज वीडियो सॉल्यूशंस मिलते हैं। नॉट जस्ट दैट, आपको उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस के लिए डीपीपी प्रोवाइड की जाती हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट्स। और इन शीट्स के ना सिर्फ इमेजेस होती हैं या क्वेश्चंस होते हैं या शीट होती हैं, इन क्वेश्चंस के भी आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये सब कुछ अवेलेबल होता है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर, दोनों जगह। अगली चीज़, हर चीज़ के हम इंश्योर करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम 500 क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, PYQs हम पिछले 20 सालों के, पास्ट ईयर्स के जेईई मेंस और जेईई एडवांस के भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके वीकली लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, और जो भी आपके डाउट्स आते हैं, आस्क मी योर डाउट, आपका ये डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो को जब आप देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक डाउट फॉरवर्ड करने का भी लिंक दिया है। आप उस पर बस क्लिक करिए, मुझे आपका डाउट फॉरवर्ड करिए। एक दिन हम सारे डाउट्स इकट्ठे लाइव लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आपके डाउट्स भी एक साथ सॉल्व करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। सोच के देखो, सारे डाउट्स तक आपके रिजॉल्व हो रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, वीकली टेस्ट चैप्टर वाइज, तो हर चैप्टर की आपकी परफॉर्मेंस को एवेलुएट करने के लिए आप वीकली टेस्ट दे सकते हो और आप उन टेस्ट के थ्रू अपना स्टैंड देख सकते हो कि आपको कितना अच्छा समझ आ रहा है, कितना आपका परफॉर्मेंस है, कैसे आप चीज़ों को समझ रहे हो और एक्चुअली इस टॉपिक पे, इस चैप्टर पे आपकी कमांड डेवलप हो रही है या नहीं, ये भी आप एसेस और एवेलुएट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, हर छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़ को लेकर गाइडेंस, तो कोई भी बातें आपको परेशान कर रही हैं, जो भी आपके कंसर्न्स हैं, जो भी आपके इश्यूज़ हैं, उन्हें भी एड्रेस किया जाएगा। टाइमली हम लाइव आते रहेंगे और हम मिलकर उन्हें भी एड्रेस करेंगे, उन्हें भी एक्नॉलेज करेंगे। इसके अलावा चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन, तो हर चैप्टर का एक पूरा हो जाने का, मतलब MCQ, DPP, टेस्ट सब कुछ हो जाने के बाद एक चैप्टर वाइज कंप्लीट वन शॉट रिविजन, जिसमें हम पूरे चैप्टर को डिटेल में फिर से एक बार वन शॉट में रिवाइज करेंगे। तो वहाँ भी आपके पास एक मौका होगा कि उस चैप्टर को आप पूरा डिटेल में पढ़ पाएं। अपार्ट फ्रॉम दैट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। जी हाँ, आप अपनी जेईई की एक्चुअल तैयारी को एग्जाम दे सकते हो इन मॉक्स के थ्रू। एंड कैन यू बिलीव दिस ऑल, ये पूरा सब कुछ, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, दिस ऑल कम्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट, प्रोवाइडेड बाय मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास। आज का लेक्चर हम शुरू करेंगे। आज के लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी टर्म या बड़ी एक इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म, वेवी कर्व मेथड। इट्स नॉट बेबी, इट्स वेवी, सो इट्स वेव। चलिए, ये होता क्या है, ये क्या करता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं और ये कितना काम का है, जब मैं पढ़ाना शुरू करूँगा तो मैं समझ आने लग जाएगा। और ये बहुत मज़ेदार कंसेप्ट है। पता है इसका खास बात क्या है? मतलब इसको सीखने के बाद आप कर्व्स के, ग्राफ्स के एक अप्रॉक्सीमेटेड चीज़ें प्लॉट करना सीख जाओगे। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर मुझे कर्व को, एक ग्राफ को प्लॉट करना है, तो उस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, या कैसे उस ग्राफ को प्लॉट करना चाहिए, या वो ग्राफ कैसा दिखेगा, मतलब नॉट एग्जैक्टली कि सर ऐसा ही दिखेगा, बट अप्रॉक्सीमेटली कैसा दिखेगा। मतलब एक कर्व दे दिया जाए, एक एक्सप्रेशन दे दिया जाए, उसका ग्राफ प्लॉट करने को कहा जाए, तो आप हाँ उस कर्व को देख के उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। तो ये मेथड आपको काफ़ी हद तक एक अप्रॉक्सीमेटेड ग्राफ देती है, बनाने में हेल्प करती है किसी भी जनरल स्टैंडर्ड कर्व्स के। कैसे, हम समझते हैं। तो वेवी कर्व मेथड बड़ी इंटरेस्टिंग सी मेथड है। आप जब भी इस मेथड को समझना चाहते हो तो आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी होंगी। चलिए इस मेथड को समझिए ध्यान से। इस मेथड में बड़ी आसान सी बात है क्लास, मेथड बहुत इंटरेस्टिंग सी है। मान लो जैसे मेरे पास एक कर्व है। कर्व क्या हो सकता है क्लास? जैसे कोई कहता है x-3 और x-2 और लेट्स से x+4, है ना। और इस कर्व को मैं प्लॉट करना चाह रहा हूँ, इस कर्व को मैं ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। तो इस कर्व को जब आप ड्रॉ करना चाहोगे तो पहले तो आपको एक बात समझनी होगी कि ये कर्व जीरो कहाँ का होता है।
तो आपको एक बात समझ आती है कि सर अगर x की जगह 3 रख दे तो ये 0 हो जाता है, सर x की जगह अगर 2 रख दे तो 0 हो जाएगा, और x की जगह अगर -4 रख दे तो 0 हो जाता है। तो पहले जो 3 पॉइंट्स हम निकाल के आ रहे हैं, ये 3 पॉइंट्स कहलाते हैं वैनिशिंग पॉइंट। हम क्या कहते हैं इन्हें? वैनिशिंग पॉइंट। मतलब अगर मैं नंबर स्केल पे चीज़ों को थोड़ा इमेजिन करवाऊँ तो मैं नंबर स्केल पे क्या करूँगा, मैं ये 3 पॉइंट्स ड्रॉ कर लूँगा। कौन कौन से 3 पॉइंट्स? एक तो हमारा -4 आ रहा था, नंबर स्केल पे -4 लेफ्ट मोस्ट साइड पे आएगा, और ऑब्वियसली ये नंबर स्केल कहाँ से चल रहा है भाई? ये -∞ से चला आ रहा है ना। और अगर -4 से आगे बढ़े तो मुझे एक तो +2 दिखेगा और एक +3 दिखेगा। तो एक हमारा जो वैनिशिंग पॉइंट है वो होगा +2, और एक वैनिशिंग होगा +3, और एक ग्राफ चलता चला जाएगा +∞ तक। मतलब कर्व जो कुछ है, कुछ इसका कैसा क्या बिहेवियर होगा, ये कब पॉजिटिव होगा, ये कब नेगेटिव होगा। मतलब इस कर्व में मैं x की कौन कौन सी वैल्यूज रखूंगा तो ये कब पॉजिटिव वैल्यूज रिटर्न करेगा, ये कब नेगेटिव वैल्यूज रिटर्न करेगा, ये कब 0 हो जाएगा, ये सब कुछ पता किया जा सकता है, सब कुछ फिगर आउट किया जा सकता है वेवी कर्व मेथड से। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ कि पहले तो आपको एक कर्व, एक फंक्शन कुछ ऐसी फॉर्म में, फैक्टराइज्ड फॉर्म में बनाना होगा, दिया जाएगा, जनरली दिया जाता है, बन जाता है ना। तो मुझे दिख रहा है कर्व x-3, x-2, x+4। मैंने क्या किया, मैंने वैनिशिंग पॉइंट्स पता किए। तो वैनिशिंग पॉइंट्स क्या होते हैं क्लास? पहला वैनिशिंग पॉइंट -4, दूसरा वैनिशिंग पॉइंट +2, अगला वैनिशिंग पॉइंट +3। ये वैनिशिंग पॉइंट्स क्यों है? क्योंकि यहां पर कर्व 0 हो जाता है। तो कर्व इन वैनिशिंग पॉइंट्स के आगे या पीछे अपना बिहेवियर, अपना पैटर्न चेंज करता है। इसका ये मतलब होता है कि इससे पहले ये कर्व या तो पॉजिटिव रहा होगा या नेगेटिव, और इस वैनिशिंग पॉइंट पे आके 0 हुआ, फिर इसके बाद वो अल्टरनेट सेगमेंट में, मतलब इस वैनिशिंग पॉइंट के बाद वो अपना कर्व फिर बिहेवियर चेंज करेगा। ये कैसे होता है समझाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि जरा सोच के देखो, मुझे एक वैल्यू बताओ, गिव मी एनी वैल्यू। मान लो मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ -4 से -∞ के बीच, रैंडम कुछ भी ले लो, आपकी सहूलियत के लिए आप ले लेते हो लेट्स से -6। मैंने इस डोमेन को, इस जोन को डिफाइन करने का अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं -4 से -∞ के बीच की एक वैल्यू ले रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने -6 ले लिया। तो मैं अगर यहाँ पे -6 रखता हूँ, इस एक्सप्रेशन में अगर मैं -6 पास करता हूँ, तो इस एक्सप्रेशन में जैसे आप -6 रखोगे तो क्या होता है, -6 -3 कितना होगा, -9। मैं बस सिग्नेचर में इंटरेस्टेड हूँ, तो -3 -6 -3 कितना होता है, -9। सो दैट्स अ नेगेटिव वैल्यू इनटू -6 -2, that's again a negative value. I hope you are getting my point. -6 -2 is -8. -6 + 4, that's -2, that's again a negative value. My point is, negative into negative will be positive, positive into negative will be negative. It means कि सर ये जो -4 से -∞ के बीच बिहेव करेगा ना, इस फंक्शन का पूरा बिहेवियर नेगेटिव होगा। इसका ये मतलब है कि आप -∞ से -4 के बीच में कोई भी वैल्यू रख दो, ये फंक्शन डेफिनेटली नेगेटिव रहेगा। क्या आप चेक कर सकते हैं फॉर किसी भी वैल्यू -4 से 2 के बीच? अभी पॉज करिए और ट्राई करिए -4 से 2 के बीच, एंड देन विल डिस्कस कि ये कैसे कैसे बिहेव करेगा। जल्दी से -4 से 2 के बीच देखिए। आई होप आपने -4 से 2 के बीच कोई भी वैल्यू रख के इसे चेक किया। अगर नहीं किया तो जल्दी से चेक करते हैं क्लास, बड़ी आसान सी बात है। अगर -4 से 2 के बीच कोई भी रैंडम वैल्यू ले लेते हैं, तो मैं दिख रहा है -4 से 2 के बीच एक बहुत अच्छी वैल्यू पड़ती है। कौन सी वैल्यू? 0। मतलब कहीं ना कहीं होगा 0। तो लेट्स से 0 को ट्राई करते हैं। अब मैंने 0 को ट्राई किया, ध्यान से देखना, 0 -3, 0 -3 क्या होगा? 0 -3 होगा नेगेटिव। 0 -2 क्या होगा? नेगेटिव। और सोच के देखो 0 + 4 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो तुम्हें एक बात समझ आई, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। आई होप ये तो सिखाने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सर -4 से 2 के बीच में x की कोई भी वैल्यू रख दो इस एक्सप्रेशन में, वो एक्सप्रेशन हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। क्या आपको ये बातें समझ आ रही हैं? अब पता है सोचने की जरूरत नहीं है। आपने क्या सुना? आपने सुना कि अगर यहाँ नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव ही होगा। तो जो ऑल्टरनेट अगला जो सेगमेंट आएगा ना, ये नेगेटिव भी होगा, नेगेटिव ही होगा। आप चेक कर लो। और इसके बाद वाला जो सेगमेंट आएगा ना, वो पॉजिटिव ही होगा। आपको भरोसा नहीं है? आप चेक करो, जल्दी से देखो। 2 से 3 के बीच कोई भी वैल्यू, मेरे ख्याल से 2.5, जल्दी से देखो। 2.5 - 3 क्या होता है? नेगेटिव। बस मैं एक साइन लिख दे रहा हूँ। 2.5 - 2 पॉजिटिव। आई होप आप ये समझ पा रहे हो, ये मल्टीप्लाई हो रही है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव। 2.5 + 4 is another positive. तो सोच के देखो, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, बट पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। तो कहना है से 2 से 3 के बीच में, मतलब 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 से लेके 2.9 तक आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखना, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। एक और चीज़, 2 और 3 पे क्या होगा? ऑब्वियसली 0। क्यों? क्योंकि 2 पे यहाँ 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू एनीथिंग 0, और 3 पे ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0। तो आपको समझ आ रहा है ये 2, 3 और ये जो हमने -4 निकाला था, वैनिशिंग पॉइंट्स क्यों हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं।
कैन आई नाउ प्रिडिक्ट कि अगर ये सेगमेंट नेगेटिव है तो इसके बाद वाला सेगमेंट अनडाउटेडली क्या होगा, वो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? अगर ये नेगेटिव है तो ये वाला सेगमेंट क्या होगा, पॉजिटिव। अगर नहीं समझ आ रहा है तो ट्राई कर लो 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू, लेट्स से 5 ले लेते हैं। 5 ट्राई किया, 5 - 3 कितना होता है, पॉजिटिव। 5 - 2 दिख रहा है सभी को, पॉजिटिव। एंड 5 + 4 इज अगेन अ पॉजिटिव। सो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू। क्या आपको ये वेवी कर्व मेथड समझ आई? क्या आपको ये समझ आया कि मैं एटलीस्ट कुछ पता कर पाऊं या ना कर पाऊं, उस कर्व का पैटर्न, उस कर्व का बिहेवियर पता कर सकता हूं। मतलब पता है कर्व कैसा बन रहा होगा, ये कर्व पहले तो नेगेटिव रहा होगा, फिर कहां पे आया होगा, 4 पे 0 हो गया होगा, फिर गया होगा, मतलब ऐसे कंटिन्यूड चला होगा, फिर जाते जाते 2 पे आके फिर 0 होगा, फिर ये नेगेटिव हुआ होगा, फिर उठा होगा, फिर 3 पे आके फिर 0 होगा, फिर ये पॉजिटिव चलता चला गया होगा। मतलब कर्व कुछ ऐसा बना होगा, मतलब ये एग्जैक्ट ऐसा नहीं बना होगा बट ऐसा कुछ बना होगा इसका ग्राफ। आपको ये समझ आ रहा है? एक रफ ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हो अगर एक एक्सप्रेशन अपनी फैक्टराइज्ड फॉर्म में दिया है वेवी कर्व, वेवी कर्व मेथड की हेल्प से। बस एक चीज पता करनी होगी, पहले तो हम क्या पता करेंगे, वैनिशिंग पॉइंट्स। अभी मैं एक और बात पे आऊंगा कि कंटिन्यूटी क्या होती है और डिसकंटिन्यूअस पॉइंट क्या होते हैं, हम बहुत डिटेल में उसे समझ लेंगे। खैर एक अपने आप में डेडिकेटेड चैप्टर है लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जहां आप और डिटेल में समझेंगे। बट फिलहाल के लिए जितना समझ में आना चाहिए, जितना उस कंसेप्ट को पढ़ने के लिए जरूरी है, आप उतना जरूर समझेंगे। क्या आपको स्टैंडर्ड सी टेक्निक समझ आई कि एक सिंपल सा एक्सप्रेशन दे दिया जाए x - 3, x - 2, x + 4, तो आप उसको कैसे एक अप्रॉक्सीमेटेड ग्राफ प्लॉट कर सकते हो बाय यूजिंग द वेवी कर्व मेथड। चलो एक और थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ध्यान से सुनिए। एक और तरीका लेते हैं और एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हमारी क्लैरिटी, हमारा सेंस और डेवलप हो वेवी कर्व मेथड पे। मान लेते हैं मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं क्लास। कैसे? जैसे ले लेता हूँ मैं x - 1, x + 2 और ले लेते हैं x - 3 डिवाइडेड बाय लेट्स से x - 5। अब पता है चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराना मत। चिंता करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपने अगर x - 5 डिनोमिनेटर में भी ले लिया ना तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। बस एक चीज बिगड़ेगी। क्या बिगड़ेगी कि सर क्या आपको ये पता है कि ये एक फ्रैक्शन फॉर्म में पॉलिनोमियल है, मतलब न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल है। और जब फ्रैक्शन फॉर्म में पॉलिनोमियल होते हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखना होता है। वो क्या बात है कि सर डिनोमिनेटर 0 नहीं होते। अरे फ्रैक्शंस की तो डेफिनेशन नहीं होती है ना, p/q वेयर q इज नॉट 0। मतलब सर ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, और जैसे ही डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा मतलब x - 5 0 नहीं होगा, और अगर x - 5 0 नहीं होगा मतलब x क्या नहीं होगा, 5। क्या ये इतना मैं जो बोलकर बता रहा हूँ समझ आ रहा है? मतलब मुझे ये समझ आ रहा है कि सर इस बार ना सिर्फ इसके वैनिशिंग पॉइंट्स पता चल रहे हैं बट एक ऐसा पॉइंट पता चल रहा है जहाँ पे इस फंक्शन का, इस एक्सप्रेशन का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करने जाऊंगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सर जब भी जैसे भी आप x की वैल्यू 5 ट्राई करोगे तो 5 रखते ही डिनोमिनेटर में 0 एंड एनीथिंग अपॉन 0 विल अप्रोच टुवर्ड्स इंफिनिटी। यानी कि इस फंक्शन का ग्राफ 5 पर डिफाइंड नहीं है, मतलब इस फंक्शन का ग्राफ 5 पर डिसकंटिन्यू हो जाएगा। डिसकंटिन्यू क्या होता है? ऐसे कुछ ग्राफ चल रहा होगा लेकिन 5 पे आके वो नहीं बनेगा, फिर कुछ बनने लग जाएगा। मतलब कैसे बनेगा वो हम समझेंगे, बट मैं समझाना चाह रहा हूँ कि 5 पे इस फंक्शन का ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। 5 पे इस फंक्शन को आप प्लॉट ही नहीं कर पाओगे। मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कैसे लोगे? एक्स एक्सिस पे तो 5 है पर वाई एक्सिस पे क्या है? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी कहाँ है हमको नहीं पता, तो वो नहीं हम बना पाएंगे। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल सा है कि वेवी कर्व मेथड में जब आपको एक चीज ये दी जाती है कि आप वैनिशिंग पॉइंट पता कर लेते हो तो आपको एक और चीज इंश्योर करनी पड़ेगी कि अगर ये हमारी फ्रैक्शन फॉर्म, अगर इस फॉर्म में अगर हमको ये पॉलिनोमियल दे दी जाए तो आपको डिनोमिनेटर को 0 होने से बचाना पड़ेगा। तो आपने जो पॉइंट पता किया है 5, ये है इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। घबराना मत, ये टर्म्स बहुत हेवी सी लग सकती हैं कि सर डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, चिंता मत करना। अभी फिलहाल बस इसे ऐसे समझो कि सर सीधी सीधी सी बात है ना कि 5 पे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता है, बस बात खत्म। इससे ज़्यादा मत सोचो। इससे ज़्यादा जब सोचना है हम एग्जाम में, मतलब इस को कंटिन्यू करते हुए जब हमारा फाइनली चैप्टर आएगा लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, तब हम समझेंगे। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि 5 एक पॉइंट है जहाँ पर इस फंक्शन का ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए थोड़ी और चीज़ें समझते हैं। इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, अरे सर ये तो आपने क्या क्या सिखा दिया, इससे पहले तो हमारे काम की बात क्या थी? सर काम की बात ये थी कि हम वैनिशिंग पॉइंट्स पता करते थे। तो क्या हम जल्दी से वैनिशिंग पॉइंट्स पता कर सकते हैं? सर बहुत आसान सा तरीका है। क्या तरीका है सर? फटाफट पहले तो देख लो। क्या मुझे यहाँ से एक वैनिशिंग पॉइंट मिलेगा x - 1, तो x - 1 0 कब होगा? जब x क्या होगा? 1। x + 2 ये 0 कब होगा? जब x क्या होगा? -2। x - 3 0 कब होगा? जब x क्या होगा? 3। तो सर बड़े इंटरेस्टिंग से 3 वैनिशिंग पॉइंट्स मिले, तो इनको इसी ऑर्डर में रखते हैं। सबसे पहले कौन होगा क्लास? लेफ्ट हैंड साइड पे, द लेफ्ट मोस्ट साइड, सबसे पहले तो -∞ होगा।
सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड पे क्या होता है माइनस इन्फिनिटी, एंड ऑन द राइट मोस्ट साइड इट शुड बी प्लस इन्फिनिटी, है ना। ये एक्स एक्सिस है, आई होप आप समझ पा रहे हो, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस में मौजूद अलग अलग पॉइंट्स हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। तो अगर मैं बोलूँ तो मुझे अलग अलग पॉइंट्स मिल रहे हैं सर, -2, +1 और +3, तो कहीं ना कहीं इधर मुझे क्या दिखा होगा सर, -2, कहीं ना कहीं थोड़ा और आगे चल के क्या मिला होगा, +1। आई होप आपको ये 1 की तरह दिख रहा है, ये +1 है, और आपको क्या दिख रहा होगा कहीं ना कहीं 3। लेकिन सर 5 एक अजीब सा पॉइंट है, मैं 5 को क्या करता हूँ, ऐसा डॉट बना लेता हूँ, ताकि ऐसा सर्कल बना लेता हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि सर 5 पे मुझे ध्यान रखना है कि फंक्शन का ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता है। आई रिपीट माई पॉइंट, मुझे 5 पे याद रखना है कि फंक्शन का ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब ये जो पॉइंट्स है -2, 1 और ये 3, ये हैं वैनिशिंग पॉइंट्स जहाँ पे फंक्शन 0 हो जाता है। लेकिन 5 वैनिशिंग पॉइंट नहीं है, 5 इज नॉट वन ऑफ द वैनिशिंग पॉइंट्स। 5 इज अ पॉइंट जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यू हो जा रहा है, जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, जहाँ पे फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो हमें दो चीज़ें पता करनी होती है, वैनिशिंग पॉइंट्स और फंक्शन जहाँ पे नॉट डिफाइंड है। तो दो बातें याद रहेंगी। वेवी कर्व मेथड में सबसे पहली स्टेप वैनिशिंग पॉइंट पता करिए और फंक्शन कहाँ कहाँ डिफाइंड नहीं है वो पता करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्लास। क्या मैं अब यहाँ से पता करना शुरू कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ से पता करना शुरू कर सकता हूँ कि ये कैसे बिहेव करेगा, मतलब कब ये पॉजिटिव होगा, कब इस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी, कब ये एक्सप्रेशन वापस पॉजिटिव देगा, कब नेगेटिव। ऑल्टरनेट चलता है पॉजिटिव नेगेटिव, बट पता करना होगा कि शुरुआत कहाँ से हो रही है। तो हम हमेशा जनरली एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, आप कहीं भी ढूंढ लीजिए सही आएगा, आप लेफ्ट से शुरू कर लीजिए, लेफ्ट मोस्ट साइड पे रखें। तो लेफ्ट मोस्ट साइड मतलब क्या, मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में देखना चाह रहा हूँ कि -इन्फिनिटी से -2 के बीच में ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है या पॉजिटिव। जैसा आप अभी तक करते आ रहे हैं वैसे ही करिए, बस थोड़े से चेंजेस के साथ। ध्यान से देखो, मैं ले रहा हूँ -2 और -इन्फिनिटी के बीच एक वैल्यू, लेट्स से -5। आप कुछ भी ले लो, हमेशा सही आंसर आएंगे, बट कोशिश करना -2 या -इन्फिनिटी मत लेना। मतलब -इन्फिनिटी रख के कैसे देखोगे, और गलती से अगर तुमने -2 रख दिया तो ये सब 0 हो जाएगा। आई होप यू आर रियलाइजिंग दैट। तो जल्दी से, जैसे मैं -2 से -इन्फिनिटी के बीच लेट्स से -5 रख लेता हूँ, तो जैसे ही -5 रखा तो ये क्या हो जाएगा, -5 -1, दैट विल बी नेगेटिव। मैं जल्दी से ऐसा बना दे रहा हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा। -5 + 2 नेगेटिव, बताने की जरूरत नहीं है। -5 - 3 that's -8, that is again negative, and -5 - 5 that's -10 and that's again कितना नेगेटिव। बट ये नेगेटिव कहाँ आ रहा है भाई, ये डिनोमिनेटर में आ रहा है। क्या आपको ये बात पता है दैट नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव। तो शैल आई से -इन्फिनिटी से -2 के बीच ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा। इसका ये मतलब है कि सर इसमें x की कोई भी वैल्यू रख लो, कहाँ से कहाँ तक, -इन्फिनिटी से -2 के बीच, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। मतलब इसका ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। क्या आपको ये बात समझ आना शुरू हुई। इसके अलावा अब जब मैं देखना चाहूँगा -2 से 1 के बीच, तो क्या मैं बिना देखे बोल सकता हूँ, अरे सर अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। ज़रा क्रॉस चेक करते हैं और देख लेते हैं क्या ये जो हम मेथड सीख रहे हैं ये सच में इतनी आसान है। जल्दी से देखते हैं क्लास, इस मेथड को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और जल्दी से इस कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं। मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ -2 से 1 के बीच। जब भी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो ना, सबसे आइडियली सबसे अच्छी वैल्यू होती है 0। 0 कितनी हेल्प करता है, देखो जैसे ही 0 रखा, 0 - 1 कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे रख रहा हूँ मैं 0 - 1 नेगेटिव। मैं जल्दी से लिख दे रहा हूँ, आई होप ये फटाफट आप ब्रेन में भी कर सकती हो, तो मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा सोच कर सॉल्व करना है, हमने ये बात कर रखी है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लिखेंगे आप उतना टाइम कंज्यूम करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन ब्रेन में करिए, ठीक है। 0 + 2 पॉजिटिव। अभी मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये दिख रहा है ना, मतलब ब्रैकेट लगाने में टाइम वेस्ट होगा। 0 - 3 वापस क्या, नेगेटिव, और 0 - 5 वापस क्या, नेगेटिव। तो ध्यान से देखो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बट पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव नेगेटिव। तो तुम्हें दिख रहा है -2 से 1 के बीच इस फंक्शन का बिहेवियर कैसा है, नेगेटिव। आई होप ये जो मैंने लिखा समझ आया, इसको देख के आई होप घबराहट नहीं हो रही है किसी को भी, है ना। 1 से 3 के बीच कोई वैल्यू ट्राई करते हैं। 1 से 3 के बीच आई थिंक 2 बहुत अच्छा सा नंबर है, तो 2 ट्राई करते हैं। जल्दी से देखो, 2 - 1 क्या, पॉजिटिव। 2 + 2 क्या, पॉजिटिव। 2 - 3 सर ये नेगेटिव हो गया, और 2 - 5 सर ये भी नेगेटिव हो गया। बट पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, पॉजिटिव। तो ओवरऑल 1 से 3 के बीच भी ये क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव। अच्छा 3 से 5 के बीच देखते हैं, जल्दी से 3 से 5 के बीच चेक करेंगे। 3 से 5 के बीच शैल आई चेक 4 के लिए चेक कर लेते हैं। 4 - 1 ये पॉजिटिव, 4 + 2 पॉजिटिव, 4 - 3 पॉजिटिव, बट 4 - 5 नेगेटिव। आर यू रियलाइजिंग। आई होप ये ऊपर के साइंस आपको कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं ना। हमारे जो साइंस है वो ये वाले हैं, मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ। कौन सा कलर सही रहेगा आपके लिए, रेड कलर से बना देते हैं। मतलब ये बिहेवियर वाले साइंस है ना, ये प्लस है, ये माइनस है,
यहाँ पे फंक्शन के बिहेवियर वाले पॉइंट मैं इससे डिनोट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 से 5 के बीच में पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव इज नेगेटिव। तो ये कितना हो जा रहा है 3 से 5 के बीच में नेगेटिव। क्या आप खुद से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि 5 से इन्फिनिटी के बीच में ये डेफिनेटली पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेटिवली चलता है। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो जल्दी से 5 से इन्फिनिटी के बीच चेक करिए। 5 से इन्फिनिटी के बीच जैसे ही चेक करने जाऊँगा तो मुझे क्या मिल रहा है, लेट्स टेक नंबर 6 लिया, 6 - 1 पॉजिटिव, 6 + 2 पॉजिटिव, 6 - 3 पॉजिटिव एंड 6 - 5 पॉजिटिव। तो आर यू रियलाइजिंग ये क्या होने वाला है, पॉजिटिव। यानी यहाँ पे इसका बिहेवियर कैसा होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका बिहेवियर होगा पॉजिटिव। बस एक बात का ध्यान रखना कि अगर मान लो इसका एक रैंडम सा एक अप्रॉक्सीमेटेड सा ग्राफ प्लॉट करो तो 5 पे इसका ग्राफ प्लॉट मत कर देना। मतलब 5 को वन ऑफ द वैनिशिंग पॉइंट्स मत कंसिडर करना। वैनिशिंग पॉइंट्स होंगे हमारे -2, 1 और 3। मतलब इस कर्व का ग्राफ कैसे बनेगा सर, -∞ से चलता चला जा रहा होगा और ये आके ऐसा कुछ हो जाएगा। जैसे -2 से गिरेगा लेकिन 1 पे आके फिर 0 हो जाएगा। फिर 1 से 3 के बीच में जिसको पॉजिटिव रखना है, फिर 3 से 5 के बीच में नेगेटिव रखना है ना। लेकिन 5 पे डिफाइंड नहीं है तो उसको गिरने देना, 5 पे वैनिश मत करवा देना। सर 5 पे पॉजिटिव है तो 5 पे कुछ पॉजिटिव ऐसा उठ के आ रहा होगा और ये कहीं जा रहा होगा, मुझे नहीं पता कैसा, बट कुछ ऐसा बन रहा होगा। पॉइंट समझ आ रहा है, मतलब एग्जैक्ट कर्व हम नहीं बना पाएंगे, एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बना पाएंगे, बट एक अप्रॉक्सीमेटेड ग्राफ कि सर 5 वैनिशिंग नहीं है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव था तो नेगेटिव ही रहने देना, यहाँ पे पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ही रहने देना। बस 5 पे उसको वैनिश मत करवाना, जैसे हमने 3, 1 और -2 पे वैनिश करवाया। देखो मैं -∞ और +∞ पे भी वैनिश नहीं करवाता हूँ, क्योंकि ये वो पॉइंट्स है जहाँ पे कर्व कहीं ना कहीं होगा, नहीं पता। आई होप आपको बात समझ आ रही है। बात बड़ी आसान सी है कि वेवी कर्व मेथड एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी मेथड है जो आपको जनरलाइज्ड वे दे देती है कि फंक्शन कब पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है, कब पॉजिटिव है, कब नेगेटिव। मतलब कोई एक एक्सप्रेशन दे दिया जाए उसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म में, या कोई एक्सप्रेशन को फैक्टराइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए, तो आप एक आइडिया डेवलप कर सकते हो कि सर देखो इन वैल्यूज के लिए पॉजिटिव होगा, यहाँ से यहाँ तक के लिए नेगेटिव होगा, सर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, सर देखो ये वैनिश हो रहा है। तो आप ऐसे कुछ आइडिया लगा सकते हो। ये हेल्प करती है वेवी कर्व मेथड। जरा और क्लैरिटी लेते हैं इस मेथड पे और इस मेथड को और डिटेल में समझते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं क्लास, एक रैंडम सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं। अच्छा, जब मैं एग्जांपल देता हूं तो क्या आप वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कर रहे हैं? आई होप आपको ये बात याद है कि जितना ज़्यादा आप खुद से सॉल्व करेंगे चीज़ें आपको उतनी अच्छी समझ आएंगी। तो वेवी कर्व मेथड को और समझते हैं एक और एग्जाम्पल से। मान लो मेरे पास एक एग्जाम्पल है x - 5, फिर है x + 2 होल स्क्वायर, फिर लिखा हुआ है x - 3 का क्यूब, है ना। एक और ले लेता हूँ, इससे इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। x - 2 आई होप अभी तक नहीं लिया है, टू द पावर लेट्स से 7। सर ये तो कुछ अजीब से ही लग रहा है, अभी तक आपने किसी को किसी से डिवाइड करना सिखा दिया था, मतलब बहुत हद तक सॉल्व कर ले रहे थे, यहाँ पे पावर लिया है, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हुआ है। क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। एक शॉर्टकट बताऊँ, शॉर्टकट ये है कि जो इवन पावर्स हैं उनको तो भूल ही जाओ, और जो ऑड पावर्स हैं उनको हटा ही दो। मतलब अगर यहाँ पे ऑड पावर 7 और 3 है तो 3 और 7 हटा दो, क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, ये एक्सप्रेशन वैसे ही रहेगा, मैं शो कर दूंगा अभी। और अगर ये पावर इवन है तो ये एक्सप्रेशन ही हटा दो, मतलब x + 2 की स्क्वायर भूल ही जाओ कि कुछ है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, समझाता हूँ, जल्दी से देखो। आप सबसे पहले तो सर मुझे ये बताओ कि सर यहाँ पे चीज़ें क्या हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। सर चीज़ें थोड़ी अजीब सी हैं। सबसे पहला काम जब भी किसी एक्सप्रेशन का बिहेवियर देखना हो कि वो कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, हम पता करते हैं वैनिशिंग पॉइंट्स और फंक्शन के वो पॉइंट्स जहाँ पर वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो वैनिशिंग पॉइंट्स क्या होंगे क्लास? आई थिंक x = 5 पे, आई होप ये आपको दिखने लगा है। तो एक वैनिशिंग पॉइंट आएगा 5, मैं यहाँ बना लेता हूँ एक रैंडम सा पॉइंट। एक पॉइंट आएगा -2, आई होप आपको ये दिख रहा है, मैं यहाँ बना लेता हूँ। एक पॉइंट आएगा +3, आई होप आप यहाँ से देख पा रहे हो, सो दैट्स +3। और एक पॉइंट आएगा +2, बट आर यू रियलाइजिंग +2 जो आएगा वो डिनोमिनेटर में है, और जब x2 होगा तो 2 - 2 0 हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो पूरा एक्सप्रेशन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। यानी ये +2 वैनिशिंग पॉइंट नहीं है, वैनिशिंग पॉइंट्स -2, 3 और 5 है। तो +2 क्या होगा? +2 डेफिनेटली एक पॉइंट है जहाँ पर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है, जहाँ पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यू हो जा रहा है। ये डिसकंटिन्यूटी क्या होती है हम डिटेल में समझेंगे, बट फिलहाल के लिए हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि सर +2 इज़ अ पॉइंट वेयर द फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड। क्या यहाँ तक समझ आया? और अगर इतना क्लियर हो रहा है तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं क्लास, इस फंक्शन के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं, और फिर मैं जो आपको शॉर्टकट सिखा रहा था वो उस पर वापस आएंगे, मतलब उसको हम याद रखने की कोशिश करेंगे, बट पहले समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों मैं कह रहा था। देखो जल्दी से, हमने तो सर ये बातें सीखी कि -∞ से उठाओ,
प्लस इन्फिनिटी तक लेके जाओ। अब कहीं भी किसी भी डोमेन में चेक कर सकते हो, बस एक स्टैंडर्ड मेथड है कि जनरली हम लेफ्ट से चेक करना शुरू करते हैं, है ना। तो मैं माइनस इन्फिनिटी से -2 के लिए चेक कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना, क्या इस बार भी वो ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव फॉलो होगा? चेक करेंगे इसके साथ, जल्दी से देखिए। कभी कभी चीज़ें लाइफ में हमेशा वैसी नहीं होती जैसी आप प्लान करते हैं, एक्सेप्शंस आते हैं, और यहीं पे मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू एक्सेप्शन इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो एक्सेप्शन क्या है समझो, माइनस इन्फिनिटी से -2, माइनस इन्फिनिटी से -2 कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। लेट्स से मेरा मन हो रहा है माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच एक वैल्यू -7 लेने का, तो मैंने क्या लिया -7, -7 क्या होगा भाई, नेगेटिव। -7 + 2, सुनना ध्यान से, -7 + 2 तो सर -5 होता है, लेकिन 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 -5 का स्क्वायर, -5 की एक इवन पावर, -5 नेगेटिव वैल्यू की एक इवन पावर। सर आप भूल गए, नेगेटिव वैल्यू की इवन पावर क्या होती है, पॉजिटिव। मेरी बात समझ आ रही है? देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करो, पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, पॉजिटिव फर्क पड़ने ही नहीं देता है ना। तुम बात समझ रहे हो? मतलब एक एक्सप्रेशन है, मुझे नहीं पता वो पॉजिटिव है नेगेटिव, बट दूसरा वाला जो एक्सप्रेशन है वो पता है वो पॉजिटिव है। सो पॉजिटिव से उस एक्सप्रेशन को जब मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा। पॉजिटिव कितना अच्छा एक्सप्रेशन है, मतलब दुनिया जिंदगी में ऐसे हुआ करो पॉजिटिव की तरह। मतलब पॉजिटिव रहो नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि मतलब रह लोगे तो और अच्छी बात है। पॉजिटिव इज लाइक इट डज नॉट अफेक्ट अदर्स, मतलब जो जैसा है उसे वैसा रहने देता है। मतलब पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सर x + 2 का स्क्वायर, मतलब अब जैसे ही स्क्वायर लगाना, x + 2 चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसका स्क्वायर उसे पॉजिटिव बना देगा, और अगर उसका स्क्वायर उसे पॉजिटिव बना देगा मतलब ये वाला पार्ट पॉजिटिव है। अब डिपेंड किस पे करेगा इस एक्सप्रेशन का साइन, इस एक्सप्रेशन का साइन डिपेंड करेगा इस पर और इस पर, क्योंकि ये तो क्या है, एक इवन पावर, और इवन पावर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव वो हमेशा पॉजिटिव होता है। सो पॉजिटिव इनटू एनीथिंग विल रिमेन दैट एनीथिंग, सो दिस पॉजिटिव विल नॉट अफेक्ट दिस एक्सप्रेशन, एंड दैट्स व्हाई आई वाज एम्फसाइजिंग कि सर आपके पास अगर जब भी किसी फैक्टर की पावर इवन आती है ना, तो उस फैक्टर की पावर इवन अगर दिख रही है तो बस वैनिशिंग पॉइंट बना लो और उस फैक्टर को भूल जाओ, क्योंकि वो आंसर को अफेक्ट ही नहीं करेगा। देखो कैसे नहीं करेगा, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जल्दी से समझो। हमने क्या ले लिया था, शायद -7 लिया था हमने, जहाँ तक मुझे याद है, -7 -5 नेगेटिव, -7 + 2 -5 दैट वाज नेगेटिव, बट नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव। -7 -3 नेगेटिव, और नेगेटिव की ऑड पावर, आई होप आपको बताने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव अगर नॉट पावर है, ऑड पावर है, तो वो क्या होगा, नेगेटिव, डिवाइडेड बाय -7 -2 -9, और -9 की पावर 7, यानी -9 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस साइन को ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करना, और जब आप एक नेगेटिव साइन को ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनता है भाई, नेगेटिव। तो ओवरऑल मुझे क्या समझ आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन तो अफेक्ट ही नहीं कर रहा है ना। मैं ये तो कहना चाह रहा हूँ कि जब जब ऐसी ऑड पावर्स आए, जब जब ये ऑड पावर्स आए तो ऑड पावर्स को भूल जाओ। मतलब क्वेश्चन पता है क्या हो सकता था, ये क्वेश्चन इतना सा हो सकता था, ये क्वेश्चन हो सकता था, ये क्वेश्चन हो सकता था कि आप यहाँ से पहले तो ये भूल जाते, यहाँ से ही हटा देते और यहाँ से हटा देते, तो आप क्वेश्चन क्या सॉल्व कर रहे होते, x - 5 x - 3 x - 2, बशर्ते while keeping this 2 under consideration, sorry this -2 under consideration, that एक वैनिशिंग पॉइंट -2 भी होता, बस ये ध्यान रखना होता। प्लस ऑब्वियसली एक पॉइंट तो हम ध्यान रख ही रहे हैं कि वहाँ पे 2 क्या है, एक पॉइंट जहाँ पे फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। आई होप आपको ये तीनों बातें समझ आई, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या सिखाना चाह रहा हूँ, और क्या शॉर्टकट की बात कर रहा हूँ। शॉर्टकट वॉर्टकट कुछ नहीं है, मतलब एक जनरलाइज तरीका है कि जब इतना सीख ही लिया है तो ऐसा भी सोच सकते हैं, है ना। तो जल्दी से अब अगर मुझे प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो -∞ से -2 के बीच इस फंक्शन का बिहेवियर है वो कैसा है भाई, इस फंक्शन का बिहेवियर सर नेगेटिव है, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में कैसा है, नेगेटिव। जल्दी से -2 से +2, अब जब भी -2 से +2 आ रहा है तो नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी 0 लेना सबसे अच्छा तरीका है। जब 0 लेंगे तो 0 - 5 नेगेटिव। अगेन यहां रखने का पॉइंट ही नहीं है ना, क्यों पॉइंट नहीं है, क्योंकि 0 + 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, और पॉजिटिव फर्क ही नहीं डालेगा ना हमारे एक्सप्रेशन पे, तो उसको लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता। 0 - 3 नेगेटिव, नेगेटिव की ऑड पावर विल बी नेगेटिव। मैं कह रहा हूं कि ऑड पावर सोचने की जरूरत ही नहीं है, जब जब ऑड पावर दे दी जाए तो उन ऑड पावर को भूल जाओ। मतलब यहाँ से मान लो 3 है ही नहीं, यहाँ पे 7 है ही नहीं, मतलब इसको आप ऐसे ट्रीट कर सकते हो x - 3 जितना बस, और इसे x - 2 जितना बस, मतलब 7 और 3 भूल भी जाओ तो भी आंसर सही चलेंगे, क्योंकि ऑड पावर का बिहेवियर वैसे ही है। आई होप मेरी बात समझ आ रही है। जल्दी से, अब डिनोमिनेटर में क्या था हमारा, 0 0 - 2 नेगेटिव, और नेगेटिव की ऑड पावर नेगेटिव, तो ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव। अब बात समझो क्लास, आपने बात समझी, बात बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। मैं एक बार और क्रॉस चेक कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ नहीं की है, बस मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाह रहा हूँ। तो हम शुरुआत से शुरू कर लेते हैं। -7 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, बिल्कुल सही नेगेटिव। -2 से 2 के बीच में 0 लिया तो नेगेटिव
नेगेटिव नेगेटिव, बिल्कुल सही, तो ये भी हुआ नेगेटिव। अभी तक सब कुछ सॉर्टेड है ना, बस मुझे एक डाउट हुआ था, आई विल डिस्कस दैट डाउट लेटर, बट फिलहाल के लिए अगली टर्म पता करते हैं। 2 से 3 के बीच में, ऑब्वियसली 2 पर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है, 2 पे तो इस फंक्शन की डेफिनेशन मौजूद ही नहीं है, तो 2 से, अच्छा आपको ये समझ आया क्या दिखा? प्रॉब्लम ये कि सर माइनस के बाद पॉजिटिव क्यों नहीं हुआ? रीज़न है पॉजिटिव क्यों नहीं हुआ, सोच के बताओ। पॉजिटिव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस पावर इवन ने उसका बिहेवियर, उसका पैटर्न चेंज होने ही नहीं दिया। ऑल्दो -2 एक वैनिशिंग पॉइंट है, -2 एक वैनिशिंग पॉइंट है क्योंकि x इज इक्वल्स टू -2 पे 0 होगा, लेकिन ये फंक्शन अपना बिहेवियर नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज नहीं करेगा क्योंकि इसने उसको इंपैक्ट में नहीं रखा। मतलब x+2 का स्क्वायर, x+2 की पावर इवन हो जाने से उस पर कोई इंपैक्ट, उस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा है, मतलब वो अनहार्म्ड है, मतलब एक्सप्रेशन चैलेंज ही नहीं हो पा रहा है, मतलब x+2 का स्क्वायर अफेक्ट ही नहीं कर रहा है। तो हाँ, x+2 होने की वजह से -2 पे वो 0 तो होगा, लेकिन अगर यहाँ -2 से पहले नेगेटिव था तो -2 के बाद भी +2 तक वो नेगेटिव होगा। आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही है। अब जल्दी से 2 से 3 के बीच, आई थिंक 2 से 3 के बीच 2.5 ट्राई किया तो 2.5 - 5 नेगेटिव, 2.5, अच्छा आपको पता होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे चेक करते हैं। 2.5 - 3 नेगेटिव, और नेगेटिव की पावर ऑड नेगेटिव, तो ऑड पावर नहीं कंसिडर करते तो भी सही था। डिवाइडेड बाय, आई होप सब कुछ सही चल रहा है, 2.5 - 2 दैट्स पॉजिटिव, और पॉजिटिव की ऑड पावर पॉजिटिव ही होती है, तो दैट्स पॉजिटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। आपको दिखना शुरू हुआ वापस नेगेटिव प्लस ऑल्टरनेट पॉजिटिव। बस यहाँ पे प्रॉब्लम थी क्योंकि ये जो पॉइंट था ये अपने साथ इवन पावर कैरी किए हुए थे। आप बिना सोचे समझे कह सकते हो कि अगला सेगमेंट नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा, नहीं यकीन हो रहा है, जल्दी से देखो। 3 और 5 के बीच में एक वैल्यू रखते हैं, कौन? 4 रखा, 4 - 5 नेगेटिव, 4 + 2 चेक करने की जरूरत ही नहीं है, 4 - 3 पॉजिटिव, 4 - 2 इज हाउ मच? पॉजिटिव। सो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसकी वजह से क्या होगा? नेगेटिव। 5 के बाद ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है, चेक करना है, जल्दी से चेक करो। 6 - 5 क्या? पॉजिटिव। 6 + 2, आई होप यू अंडरस्टैंड, पॉजिटिव। 6 - 3 ऑब्वियसली पॉजिटिव, और 6 - 2 इज क्लियरली नथिंग बट व्हाट? पॉजिटिव। तो डिड यू ऑल रियलाइज ये डेफिनेटली पॉजिटिव है। एक अप्रॉक्सीमेटेड ग्राफ प्लॉट करवा के बताता हूँ क्लास, किसका ग्राफ कैसा दिखेगा, ताकि तुम्हें और क्लैरिटी डेवलप हो कि चीज़ें कैसे बनती हैं। सर -8 से -2 तक आया, 0 हुआ, है ना, ये ऐसे ही हो, ऐसा जरूरी नहीं कुछ भी होगा, मतलब मैं बस ऐसे रैंडमली बना दे रहा हूँ। लेकिन -2 के बाद ऊपर नहीं उठा क्योंकि नेगेटिव ही था, तो ये वापस ऐसे ही गया। और सर 2 पे जाके वैनिश नहीं हुआ, क्योंकि 2 पे क्यों नहीं वैनिश हो रहा है? क्योंकि 2 पे नॉट डिफाइंड है, 2 पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर 2 के बाद पॉजिटिव है सर, तो 2 के बाद पॉजिटिव और 3 तक आया, फिर 3 के बाद नेगेटिव है, तो पर लेकिन 5 के बाद, मतलब ये ऐसा, मतलब ऐसे रैंडमली कुछ भी बना दे रहा हूँ ना, ऐसे कुछ भी वेव्स। 5 पे फिर क्या हो रहा है? क्रिटिकल पॉइंट तो 0 हो जाएगा, और फिर ये प्लस है तो उठता चला जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा इसलिए बनेगा क्योंकि पहली बात तो -2, 3 और 5 पर इसका 0 होना तय है, ये निश्चित है, ये बाउंड है कि वो -2, 3 और 5 पर तो 0 हो, तो इसको इन 3 पॉइंट्स पे तो पास होना पड़ेगा। एक बात, ये यहाँ और यहाँ नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, और एक जगह फंक्शन ब्रेक होगा, मतलब फंक्शन कंटिन्यूड नहीं है, ये चला जा रहा था, फिर यहाँ पे आके कुछ गया और यहाँ से आके कुछ उठ के आया, मतलब यहाँ पे ये नॉट डिफाइंड है। ये ग्राफ अगर अभी नहीं भी बना पा रहे हो ना तो घबराना मत, ग्राफ बना पाना अभी मेरा मेजर कंसर्न नहीं है। मेरा मेजर कंसर्न आपको ये सिखा पाना है कि क्या आप ये समझ पा रहे हो कि कहाँ नेगेटिव है कहाँ पॉजिटिव है, मतलब किस किस डोमेन में वो नेगेटिव है, किस किस डोमेन में वो पॉजिटिव है। अगर इतना समझ आया तो आप अब एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बहुत बेहतरीन सा मज़ेदार सा क्वेश्चन है। ज़रा ट्राई करिए और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए वीडियो पॉज करके। आई होप आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और सॉल्व किया खुद से, और काफ़ी हद तक आप आंसर के क्लोज होंगे, आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। आंसर आने से पहले वापस थोड़ा सा इस चीज़ की तरफ आते हैं और एक और चीज़ मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। देखो, यहाँ जब हम चीज़ें कर रहे थे तो मान लो यहाँ पे बोला जाता कि पता करो x की वो सारी वैल्यूज़ जिसके लिए ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, लेट्स से वो ऐसा कुछ लिख देता है, इसके साथ एक और एडिशनल चीज़ वो यहाँ पे रख देता, दैट फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x फाइंड आउट वो सारी वैल्यूज ऑफ x जिसके लिए ये एक्सप्रेशन जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है क्लास, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए x की वो सारी वैल्यूज जिनके लिए ग्रेटर देन 0 है। और अगर आपको इंटरवल्स का कंसेप्ट याद है तो क्या आप बता सकते हो कि मैं कैसे डिफाइन करूंगा x की वो सारी वैल्यूज जिनके लिए ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है? आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है? अगर ये क्वेश्चन आंसर करना है तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, बहुत बेसिक सा आंसर। क्या करेंगे क्लास? मुझे पता करना है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ है क्लास? पॉजिटिव मुझे सबसे पहले यहाँ दिखा और सिर्फ यहाँ दिखा,
और यहाँ में भी एक और चीज़ मुझे दिख रहा है, ये 2 से 3 के बीच में, मतलब मैं क्या बोलूँगा कि सर x की वो सारी वैल्यूज़ जो 2 से 3 के बीच की है, मतलब ऑल द वैल्यूज़ बिटवीन 2 एंड 3। शैल आई से कि सर 2 तो इंक्लूड नहीं कर सकते, 2 को क्यों इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि 2 पे तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो सर 2 से आगे सारी वैल्यूज कहाँ तक, 3 तक। क्या मैं 3 को इंक्लूड कर सकता हूँ? सोच के बताओ। अगर 3 को इंक्लूड किया तो प्रॉब्लम क्या है? जैसे ही आपने 3 को इंक्लूड किया, डू यू रियलाइज 3 एक वैनिशिंग पॉइंट है, और 3 जैसे ही एक वैनिशिंग पॉइंट है ये 0 हो जाएगा। बट क्या यहाँ इक्वल टू 0 का साइन लगा हुआ है? नहीं। और अगर इक्वल टू 0 का साइन नहीं लगा हुआ है, मतलब 3 को लेना यानी इस एक्सप्रेशन को 0 बनना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आई वुड से 3 शुड ऑल्सो बी डिस्कार्डेड और एक्सक्लूडेड। तो मैं 3 को भी एक्सक्लूड करूंगा। क्या आपको समझ आ रहा है मैं जो बना रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि सर 2 से 3 के बीच की सारी वैल्यूज लेना ओके अलाउड है, क्योंकि हमें इसको पॉजिटिव बनाना है, और ये हाँ पॉजिटिव है। बट कहां कहां नहीं ले सकता? सर 2 और 3 पे नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं लेंगे? सर 2 पे तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो सवाल ही नहीं उठता। सर 3 ले लेता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर ये इक्वल का साइन होता, क्योंकि एक्सप्रेशन 3 पर 0 हो जाता है। तो अगर ये इक्वल टू 0 होता तो मैं कंसीडर करता, इक्वल टू 0 नहीं है तो सवाल ही नहीं उठता। अच्छा आगे बढ़ते हैं क्लास। अब अगला इसका इस एक्सप्रेशन का पॉजिटिव पार्ट कहाँ दिखता है? सर अगला इस एक्सप्रेशन का पॉजिटिव पार्ट यहाँ दिखता है। कहाँ से कहाँ तक? 5 से इन्फिनिटी तक। बट अगेन प्रॉब्लम क्या है? सर प्रॉब्लम है कि 5 वापस एक वैनिशिंग पॉइंट है। डू यू रियलाइज दैट कि अगर मैं यहाँ पे 5 रख देता हूँ तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, और ये अगेन इक्वल टू 0 नहीं है, ये सिर्फ ग्रेटर देन 0 है, मतलब मुझे सिर्फ इसे पॉजिटिव रखना है। तो क्या मैं ये कहूँ कि सर 5 से इन्फिनिटी तक रखना तो है, लेकिन ऑब्वियसली 5 और इन्फिनिटी तो एनीवे एक्सक्लूडेड है, क्योंकि इन्फिनिटी आप इंक्लूड नहीं करते। तो सवाल का आंसर क्या है सर? सवाल का आंसर है 2 से 3 के बीच की सारी वैल्यूज और 5 से इन्फिनिटी के बीच की सारी वैल्यूज। और मुझे क्या क्या एक्सक्लूड करना है? मुझे 2 और 3 को इंक्लूड नहीं करना है, और मुझे 5 और इन्फिनिटी को भी इंक्लूड नहीं करना है। और जब हमें बाउंड्री कंडीशंस एक्सक्लूड करनी होती है तो क्या जल्दी से गेस कर सकते हो हम कौन से इंटरवल्स यूज करते हैं क्लास? जल्दी से क्विकली, डू यू रियलाइज और डू यू रिमेंबर हम ओपन ब्रैकेट्स यूज करते हैं। आई होप आप सभी को याद आया। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर लिखूंगा कि सर अगर ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई करवाना है, मतलब मैं चाहता हूं कि ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 हो, तो मैं बोलूंगा कि सर x बिलोंग करेगा। आई होप यू रिमेंबर इस साइन का मतलब होता है बिलोंग करना। सो x बिलोंग्स टू, x किसे बिलोंग करेगा? 2 से 3 तक की सारी वैल्यूज को, मतलब 2 से 3 तक की सारी वैल्यूज को। बट मैंने 2 और 3 पर ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया स्टूडेंट्स? 2 और 3 पे ओपन ब्रैकेट लगाने का बड़ा सिंपल सा रीजन है कि हम 2 एंड 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन 2 एंड 3 के बीच के सारे नंबर्स आई एम सपोज टू इंक्लूड। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग एन ओपन ब्रैकेट। इसके अलावा और क्या चाहिए? इसके अलावा कुछ और भी चाहिए, कुछ और भी चाहिए के लिए मतलब यूनियन। अरे इतना लेना है एंड इतना भी लेना है, या तो आंसर होगा 2 से 3 तक या फिर 5 से इन्फिनिटी तक। तो और यूज कर रहा हूं ना, और मतलब क्या, मैं क्या यूज करूंगा? यूनियन। मतलब अभी इसके अलावा और भी क्या वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे सर? 5 से इन्फिनिटी। बट मैं ये कर रहा हूं कि मैं 5 और इन्फिनिटी दोनों के ऊपर ओपन ब्रैकेट लगा रहा हूं। इन्फिनिटी के ऊपर ओपन ब्रैकेट लगना जस्टिफाइड है, समझ आता है, क्योंकि इन्फिनिटी एनीवे हम इंक्लूड नहीं कर सकते, इन्फिनिटी से पहले की सारी वैल्यूज इंक्लूड होती हैं। बट क्या 5 को भी इंक्लूड करना चाहिए? आई होप यू रियलाइज 5 शुड बी एक्सक्लूडेड, क्योंकि 5 पे 0 हो जा रहा है, और ये इक्वालिटी, मतलब ये इक्वालिटी नहीं है, सिर्फ इनइक्वालिटी, मतलब ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 नहीं है। तो मैं 5 को भी एक्सक्लूड करूंगा। तो मुझसे किसी ने पूछा होता कि ये एक्सप्रेशन कब कब ग्रेटर देन 0 है, तो मेरा जवाब होता सर 2 से 3 और 5 से इन्फिनिटी के बीच की सारी वैल्यूज के लिए। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड द सोल्यूशन? थोड़ा और समझते हैं क्लास। हमने जो एक और एग्जाम्पल लिया था, मान लो इस वाले एग्जाम्पल में हमने पूछा जाता कि ये कब कब लेस देन इक्वल टू 0 है। क्वेश्चन क्या बन जाता है क्लास? इस एक्सप्रेशन को मान लो पूछा जाता कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, कौन कौन सी x की वैल्यूज हैं ऐसी जिनके लिए ये एक्सप्रेशन लेस देन 0 है। तो हम पता करने की कोशिश करते हैं क्लास। पता करने की कोशिश जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से देखो। इसको जब लेस देन इक्वल टू 0 करना है तो मैं क्या करूंगा? मैं थोड़ा सोचूंगा। तो थोड़ा सोचने पे पता चला कि मेरे पास तो वेवी कर्व मेथड है। और वेवी कर्व मेथड क्या होती है? वेवी कर्व मेथड होती है कि सर नेगेटिव दिख रहा है मुझे, देखो कहाँ दिख रहा है, एक तो ये नेगेटिव दिख रहा है और एक ये नेगेटिव दिख रहा है। हाँ सर बात बन गई। बात बनते बनते थोड़ी सी बिगड़ रही है। बिगड़ यहाँ रही है कि सर देखो नेगेटिव चाहिए ना, तो नेगेटिव कहाँ है सर? -2 से 1 के बीच में। क्या -2 और 1 इस बार प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे? ध्यान से सोचो सर, -2 और 1 प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार लेस देन इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 भी है। यानी कि सर अगर आप -2 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? 0, और 0 इक्वल टू 0 अलाउड है। आपको मेरी बात समझ आई? अगर मैं 1 रखूंगा तो 1 यहाँ रखते ही 1 - 1 0, 0 इक्वल टू 0 अलाउड है। डिड यू गेट माई पॉइंट? यानी इस बार मैं -2 को भी इंक्लूड करूंगा और मैं 1 को भी इंक्लूड करूंगा।
फिर अगला कौन सा सेगमेंट उठाएंगे, सर वापस ढूंढो नेगेटिव कहाँ है, तो नेगेटिव यहाँ दिख रहा है 3 से 5 के बीच में। क्या मैं 3 को इंक्लूड कर सकता हूँ, देखते हैं। अगर मैंने यहाँ 3 रख दिया तो 3 0 इंटू एनीथिंग, मतलब 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो 0 लेना अलाउड है, तो इस बार मैं ये वैनिशिंग पॉइंट लूंगा। लेकिन क्या मैं 5 ले सकता हूँ, अरे सर 5 में तो गड़बड़ है ना, 5 तो डिनोमिनेटर में है, और जैसे ही 5 डिनोमिनेटर में आया 5 एक वैनिशिंग पॉइंट नहीं है, 5 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यू हो रहा है, जहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है, और अगर फंक्शन नॉट डिफाइंड है तो 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब मैं कहूँगा कि सर 3 से 5 के बीच की सारी वैल्यू ले लो एक्सक्लूडिंग 5। क्या आप इस बार प्रिडिक्ट या गेस कर सकते हो इस इक्वल साइन होने की वजह से अब हम कौन से ब्रैकेट्स यूज करेंगे? पहली बात तो लेस देन 0 चाहिए था, तो लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वाला पार्ट, और जब लेस देन 0 चाहिए तो मुझे क्या लेना होगा उसके बारे में जल्दी से बात करेंगे। इस बार आंसर होगा सर x बिलोंग करेगा -2 से 1 के बीच के सारे नंबर्स इंक्लूडिंग -2 and 1, इंक्लूडिंग -2 and 1। और अगर -2 and 1 यानी बाउंड्री कंडीशंस को इंक्लूड करना है तो क्या आपको याद है मुझे -2 और 1 पर क्लोज्ड ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। क्या आपको ये लाइन समझ आई? सिमिलरली और इसके अलावा और कौन कौन से नंबर से जो इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसके अलावा सर 3 से 5 के बीच में भी सब कुछ ओके है, यहाँ भी नेगेटिव है, तो मैं बोलूंगा सर 3 से 5 के बीच सारे नंबर्स, बट कहाँ कौन सा ब्रैकेट, ये बड़ा मसला है। मसला बड़ा सॉर्टेड सा है साहब। जब आप एक अच्छा कन्वेंशन, एक अच्छा सिस्टम, एक अच्छी प्रोसेस फॉलो करते हैं तो चीज़ें बड़ी ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, है ना। तो चीज़ें ऑर्गेनाइज रखिए, चीज़ें सिस्टमैटिक रखिए। 3 शुड बी इंक्लूडेड क्योंकि 3 पे डार्क सर्कल है, 5 शुड बी एक्सक्लूडेड क्योंकि 5 हॉलो सर्कल है। तो 3 इंक्लूड होगा यानी क्लोज्ड इंटरवल, 5 इंक्लूड नहीं होगा यानी ओपन इंटरवल। क्या आपको एक कंसेप्ट समझ आ रहा है? क्या आपको वेवी कर्व मेथड से एक्सप्रेशंस का किस सेगमेंट में पॉजिटिव होना, किस सेगमेंट में नेगेटिव होना, कहाँ कौन से इंटरवल यूज़ करना, कहाँ कौन से ब्रैकेट यूज़ करना, क्या ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो रही हैं? और अगर यहाँ तक क्लियर हुआ तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे क्लास। हम फाइनली आएंगे अब हमारे क्वेश्चन पे जिसको हम आंसर करेंगे। आंसर बड़ा सिंपल सा है, घबराना मत, हम सारे आंसर्स एक साथ दे सकते हैं, बस जल्दी से पता कर लो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे क्या बिहेव कर रहा है, इतना सा एक क्वेश्चन है। देखो हम कैसे पता करेंगे। हमेशा सबसे अच्छी टेक्निक कि पहले तो आप क्या बना लो, पहले आप फटाफट नंबर स्केल बना लो। नंबर स्केल पे हम क्या बनाएंगे भाई, सेकेंड स्टेप, सारे वैनिशिंग पॉइंट्स और सारे डिसकंटिन्यूटी वाले जहाँ पे वो पॉइंट्स जहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है, तो जल्दी से बनाते हैं क्लास। सारे वैनिशिंग पॉइंट्स, सबसे पहले मुझे यहाँ से क्या दिख रहा है, x-1 यानी एक पॉइंट तो सर डेफिनेटली क्या मिलना चाहिए, +1। ये क्या मिल रहा है, x+2 मतलब एक पॉइंट क्या मिलना चाहिए, -2। ये क्या दिख रहा है, x-3 तो एक वैनिशिंग पॉइंट क्या मिलेगा, +3। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? x+6 जैसे ही x+6 दिखा तो अगला वैनिशिंग पॉइंट क्या होगा सर, अगला वैनिशिंग पॉइंट होगा -6। आपको समझ आ रही है स्टेप्स? अच्छा सर और भी है कुछ डिनोमिनेटर में, बट क्या मैं इन्हें वैनिशिंग पॉइंट्स कहूँगा? आई होप तुम्हें याद है कि जब ये डिनोमिनेटर में 0 होगा, मतलब डिनोमिनेटर जब 0 होगा तो ये पूरा पॉलिनोमियल, मतलब ये जो फ्रैक्शन बेस्ड पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल, ये फ्रैक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा अगर डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच करेगा तो। और इसलिए मैं अवॉइड करूँगा कि मैं डिनोमिनेटर 0 बनाऊँ, तो मैं उन पॉइंट्स को क्या कहूँगा, वैनिशिंग पॉइंट्स तो बिल्कुल नहीं, उन पॉइंट्स को हम कहेंगे द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, the point where the function, where this expression is not defined, जहाँ पे एक्सप्रेशन इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, जहाँ पे इस एक्सप्रेशन को परिभाषित नहीं किया जा सकता, आई वुड से वो पॉइंट होंगे। अच्छा x² का क्या मतलब है, x-0 का स्क्वायर, तो वो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, 0। एंड आई होप यू रियलाइज 0 यहाँ कहीं होगा, लेकिन 0 कैसा पॉइंट है, वैनिशिंग नहीं, 0 एक पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है। सिमिलरली x-7 यानी x की वैल्यू क्या, 7, तो 7 भी एक कौन सा पॉइंट है, द पॉइंट वेयर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो मैं इसे कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहा हूँ क्लास, ये ट्रेस कर रहे हैं हम -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। क्या आपको सारे वैनिशिंग और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इस नंबर स्केल पे प्लॉट करना आया? और अगर इतना समझ आया तो आई थिंक इसके आगे चीज़ें बड़ी आसान है। इसके आगे चीज़ें क्यों आसान है, जल्दी से समझेंगे क्लास। फटाफट देखो, क्या हम वही टेक्निक यूज़ कर लें? देखो इस बार टेक्निक यूज़ करने में बस प्रॉब्लम ये है कि आप याद रखो हमने क्या डिस्कस किया था, जहाँ पे इवन पावर आ जाती है, जहाँ पे इवन पावर आ जाती है वहाँ पे क्या करना पड़ता है भाई, जहाँ पे इवन पावर आ जाए वहाँ पे आप छोड़ दो उसको, मतलब उसको अगर नहीं भी कंसीडर करोगे तो चलेगा, बस उसको एज अ वैनिशिंग पॉइंट ज़रूर लीजिएगा। तो मैंने इसे एज अ वैनिशिंग पॉइंट -2 लिया है, दैट्स ओके। और जब ऑड पावर आए तो ऑड पावर नहीं भी हो तो चलता है,
ऑड पावर नहीं भी हो तो चलता है, ऑड पावर नहीं भी हो तो चलता है, मतलब यहाँ पे 3 मान लो नहीं भी होता तो भी सही होता है, 5 नहीं भी होता तो चलता है, 3 होता तो भी वही आंसर आता। मतलब ऑड पावर होना अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि सोचो -1 की ऑड पावर क्या होगी -1, +1 की ऑड पावर क्या होगी +1, तो ऑड पावर अफेक्ट ही कहाँ कर रही है। तो यही तो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि अगर इवन पावर है तो पूरा एक्सप्रेशन ही भूल जाओ, बस उसे वैनिशिंग पॉइंट या फिर डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट डिनोट करके रख लो। और अगर पावर ऑड है तो पावर ऑड हटा दो, बस उसे उतना सा एक्सप्रेशन रहने दो। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया? तो मैं ऑड पावर हटा ही दे रहा हूँ ताकि आपको ये आदत डेवलप हो जाए कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी ट्रीट किया जा सकता है। तो जल्दी से देखते हैं क्लास फटाफट। मैं -6 और -∞ के बीच के सारे पॉइंट्स, लेट्स से -7। अब जल्दी से देखना, मैं थोड़ा सा चीज़ों को ब्रेन में कैलकुलेट करूँगा। जैसे यहाँ पे रखा -7 -1, क्या बोल रहा हूँ मैं, -7 -1, तो -7 लिया था, आई एम रियली सॉरी। -7 -1 नेगेटिव, तो ये क्या हुआ भाई, ध्यान से सुना, ये हुआ नेगेटिव। -7 + 2 नेगेटिव, -7 -3। अच्छा एक और बात हमने गड़बड़ कर दी, क्या आपको याद आ रहा है कि हमें इसको कंसिडर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसकी पावर क्या है, इसकी पावर इवन है, तो इसको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इसे कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है तो इस माइनस साइन का कोई औचित्य नहीं है यहाँ पर, है ना। बात समझ आ रही है सभी को? जल्दी से, -7 -3 नेगेटिव, -7 + 6 नेगेटिव, -7 का स्क्वायर, अगेन पावर इवन है तो इसे भी कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बातें तो समझ आ रही हैं आई थिंक, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? कुछ भी परेशानी हो तो बोलिएगा ज़रा। -7 -7 दैट्स अगेन नेगेटिव। आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर मैंने बहुत जल्दी से सब लिख दिया और अगर आपको अभी भी कॉम्प्लिकेशंस लग रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर आप तो बहुत ज़्यादा कुछ अजीब अजीब सा लिख रहे हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा सा डिटेल्ड मैनर में समझ लिए। एग्जाम्पल्स रखे ही इसलिए गए हैं कि आपको चीज़ें आसानी से समझ आएँ। तो एक और डिटेल्ड मैनर में थोड़ा इसको समझ लेते हैं क्लास। बस घबराना मत, साथ बने रहना, सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। एंड कीप कम्युनिकेटिंग, मतलब अगर कोई भी चीज़ रह जाती है, कोई चीज़ अच्छे से क्लियर नहीं होती है, कीप इट कन्वेड इन द कमेंट, आई विल डेफिनेटली रेप्लिकेट इट। मतलब मैं इंश्योर करूँगा कि वो चीज़ अगले लेक्चर में और अच्छे से आपको बता दी जाए। सो डोंट वरी अबाउट दैट। जल्दी से देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि -6 से -∞ के बीच का एक नंबर ले लेते हैं। कौन सा ले लेते हैं? लेट्स से -8। अब जैसे मैं -8 ले लेता हूँ तो -8 -1 नेगेटिव। मैं ये कह रहा हूँ कि जब जब ऑड पावर हो तो ऑड पावर भूल जाओ। मतलब क्या करो, ये ऑड पावर है तो इस पावर को भूल जाओ, ये पावर ऑड है तो पावर को भूल जाओ, ये पावर ऑड है तो पावर को भूल जाओ। और जब जब पावर इवन है तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन भूल जाओ, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन भूल जाओ। मतलब मान लो यहाँ पे ये है ही नहीं, मान लो यहाँ पे ये है ही नहीं। क्या आपको इतना समझ आया? अब मेरे लिए क्वेश्चन क्या बन गया है? मेरे लिए क्वेश्चन बन गया है x - 1, ध्यान से सुनिएगा। फिर अगला बच गया है x - 3, फिर अगला क्या बचा है क्लास? फिर अगला बचा है x + 6, और उसके बाद डिनोमिनेटर में कितना है? x - 7। तो आप इस क्वेश्चन को अब ऐसा ट्रीट कर सकते हो, आपका आंसर चेंज नहीं होगा। मैं इतनी देर से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई, और अगर ये क्लियर हुआ है तो वापस हम काम की बात पे आते हैं। हम वापस वहीं से बनाएंगे, क्योंकि इतना लिखने का वक्त आपके पास एग्जाम में होना नहीं चाहिए। आपको यहीं से चीज़ विजुलाइज करते आना चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ कि -6 और -∞ के बीच की एक वैल्यू ट्राई करते हैं। लेट्स से -8, तो -8 -1 क्या होता है भाई? नेगेटिव। -8 -3 नेगेटिव, -8 + 6 नेगेटिव, और जी हाँ -8 -7 भी नेगेटिव। तो तुम्हें क्लियर हुआ कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ओवरऑल ये जो सेगमेंट है, ये वाला जो आपका सेगमेंट है, ये सेगमेंट कैसा है भाई? ये सेगमेंट पॉजिटिव है। मैं रेड कलर से हमारा सेगमेंट का बिहेवियर बता रहा हूँ। और क्या मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ ये क्या होगा? बस ये देख लो कि यहाँ पे कोई स्क्वायर वाली पावर तो नहीं थी। देखो स्क्वायर वाली पावर्स कहाँ कहाँ थी वो देखो, वहाँ पे पैटर्न सेम रहेगा, मतलब उसके पहले और उसके बाद वही रहेगा। स्क्वायर वाली पावर क्या थी? एक तो x + 2 यानी कौन सी वाली? -2 वाली। मैं एक डॉट लगा के बस इसको याद रख ले रहा हूँ, और एक स्क्वायर यानी 0 वाली। तो इन दो के आसपास, मतलब -2 के इधर भी वही रहेगा जो -2 के इधर होगा, और 0 के भी जो इधर बिहेवियर रहेगा वही इधर रहेगा, क्योंकि ये पावर्स कैसी हैं? इवन। तो जब इवन पावर आती है तो वो पैटर्न यानी उस एक्सप्रेशन का बिहेवियर चेंज नहीं होने देती है। उसको नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रखती है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रखती है। वो चेंज नहीं करता है अपना ऑल्टरनेट, जो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव चलता आ रहा है। तो बस ये याद रखो। देखो अगर अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो मैं एक बार और रख के बताता हूँ और ये प्रूव करता हूँ कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो क्या है। -6 और -2 के बीच एक काम करते हैं, -4 ले लेते हैं। जल्दी से देखो, -4 -1 क्या होता है भाई? नेगेटिव। किसी और कलर से कर लेंगे ताकि आप कलर्स को लेके कंफ्यूज ना हो। तो जल्दी से देखो, फिर से बोलता हूँ, -4 -1 क्या होता है? नेगेटिव। आई होप इन प्लस माइनस माइनस को देख के घबरा नहीं रहे हो ना, ये अलग साइन है, ये मतलब ये अलग कहानी है ना। फिर -4 -3 दैट्स अगेन नेगेटिव। -4 + 6 दैट्स पॉजिटिव। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। और इधर -4 -7 दैट्स अगेन कितना? नेगेटिव। तो ध्यान से देखो क्या हो जा रहा है क्लास? नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, बट एक नेगेटिव बच रहा है। तो हमारे पास इस बार साइन क्या होगा भाई? इस बार जो साइन आएगा वो होगा नेगेटिव।
अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसके बीच में चेक करने की जरूरत ही नहीं, पता है क्यों? क्योंकि -2 हमारा एक इवन पावर वाला एक एक्सप्रेशन था, तो -2 के से 0 के बीच में भी नेगेटिव ही होगा। निकाल के देख लो, -2 से 0 के बीच में कौन दिखता है? लेट्स से -1। जल्दी से रखो, यहाँ पे -1 रख के देखो क्या हो जा रहा है। जैसे ही सर -1 रखा तो -1 रखते ही क्या होगा भाई? -1 रखते ही ये क्या हुआ? x -1। आई होप आपको दिख रहा है नेगेटिव, मतलब -1 -3 नेगेटिव, -1 + 6 पॉजिटिव, और -1 -7 दैट्स अगेन नेगेटिव। तो आपको दिखा कि ये भी क्या हो रहा है भाई? आई होप मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये क्या हो रहा है? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये बचा बस नेगेटिव। तो यहाँ भी ये क्या हो जा रहा है? नेगेटिव ही हो रहा है। और मैं ये कह रहा हूँ कि 0 वाला जो फैक्टर था ये x², ये भी तो एक इवन पावर में था, तो अगर 0 के इधर नेगेटिव है तो 0 से 1 के बीच में भी नेगेटिव होगा। ये बिना सोचे समझे लिख सकते हो। चलो मैं लिख देता हूँ और बताता हूँ क्यों। मैंने लिखा माइनस, अब देखते हैं क्यों नेगेटिव होगा। जल्दी से देखो क्लास, ये नेगेटिव होगा क्योंकि सर आपने ध्यान से देखा नहीं, 0 और 1 के बीच एक नंबर ले लें, लेट्स से 0.5। 0.5 - 1 नेगेटिव। आई होप आपको दिखना शुरू हो चुका है। आई थिंक यस, हमारे पास ग्रीन मार्कर ही है। 0.5 - 3 अगेन दैट्स नेगेटिव। आई होप ये मार्क्स आपको दिख रहे हैं। 0.5 + 6 दैट्स हाउ मच? दैट्स पॉजिटिव। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। एंड 0.5 - 7 दैट्स अगेन हाउ मच? दैट्स नेगेटिव। तो क्या आपको ये समझ आया कि माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, बट एक माइनस रह गया और यही वो नेगेटिव है। तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ जगह तो चीज़ें पता ही नहीं करनी पड़ेंगी अगर पावर इवन है, क्योंकि पावर इवन होने से उसके आसपास, उसके जस्ट लेफ्ट और उसके जस्ट राइट में साइन चेंज नहीं होता है। गॉट माई पॉइंट? आगे बढ़ते हैं क्लास। अब मैं कह रहा हूँ 1 से 3, 1 पे जो पावर है, जो 1 पे जो पावर है, देखो x - 1 पे जो पावर है वो एक ऑड पावर थी, तो अगर ये नेगेटिव है तो आप इसे बेशक पॉजिटिव लिख सकते हो। डिड यू गेट माई पॉइंट? अगर नहीं समझ आ रहा है तो निकाल लो, बट मैं कह रहा हूँ कि अब इतनी मेहनत मत करो, अब इसे पॉजिटिव लिख दो। और अगर ये पॉजिटिव तो अगला क्या होगा भाई? अगला डेफिनेटली क्या होगा? नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव तो अगला क्या होगा? पॉजिटिव। बस ये चेक कर लो कि ये 3 और जो 7 है क्या इनकी पावर इवन है? जल्दी से देखो, 3 की पावर 5 ऑड थी, 7 की पावर कुछ 6 के आसपास थी तो वो भी ऑड थी, तो ये ऐसा ही चलेगा। वेरीफाई वैलिडेट करने की जरूरत नहीं है। अगर कन्फ्यूजन है तो आखिरी बार बता दे रहा हूँ, अगले क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा। जल्दी से देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब 1 से 3 के बीच आप चेक करोगे तो 1 से 3 के बीच चेक करो, 1 से 3 के बीच 2 ले सकते हैं। जल्दी से देखो, 2 - 1 पॉजिटिव, 2 - 3, 2 - 3 इज हाउ मच? नेगेटिव, 2 + 6 इज पॉजिटिव, और 2 - 7 इज अगेन नेगेटिव। तो क्या तुम्हें समझ आया? नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये पूरा पॉजिटिव। अब जल्दी से 3 से 7 के बीच लेट्स से 5 लेके देखा। 5 - 1 क्या होता है भाई? 5 - 1 पॉजिटिव। नंबर नहीं लेना है, साइन लेना है। आई होप ये बात तो अब तक समझ आ चुकी है ना। 5 - 3 क्या होता है? पॉजिटिव। जल्दी से देखो, 5 + 6 क्या होता है? पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही नीचे करूंगा तो 5 - 7 क्या होगा? नेगेटिव, और उस वजह से यहाँ पे जो साइन आएगा वो क्या होगा? नेगेटिव। आई होप ये क्लियर होता है सभी को, है ना। इसके अलावा अब अगर 7 से इन्फिनिटी के बीच चेक करना है, 7 तो वैनिशिंग पॉइंट है ही नहीं क्योंकि 7 डिनोमिनेटर में 0 बना रहा है। तो अगर मैं 7 के आगे देखता हूँ, लेट्स से मैं 9 पर चेक करता हूँ, तो 9 रख के देखते हैं। 9 - 1 पॉजिटिव, 9 - 3 पॉजिटिव, 9 + 6 पॉजिटिव, और 9 - 7 पॉजिटिव। तो शलाई से ये पूरा पॉजिटिव है क्योंकि वो चारों ही क्या है भाई? पॉजिटिव। तो शलाई से ये एक्सप्रेशन बिल्कुल जस्टिफाइड है। पर हमें सिर्फ इतना बनाने भर पे नहीं रुकना है, हमें तो साहब इनको आंसर करना है। और ये क्या है सुनिए, ये बहुत आसान सी बातें हैं। उसने बोला कि थोड़ी देर के लिए सर मान लो कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको मैं बता देता हूँ। ये सब आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था ना, ये पूरा एक्सप्रेशन था। तो अगर ये एक्सप्रेशन बोल रहा है ऑप्शन ए क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। ये चाह रहा है कि ये जो है ये ग्रेटर देन 0 हो। अगर ग्रेटर देन 0 हो तो क्या करें सर? ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ दिख रहा है? देखो मैं ज़्यादा हाईलाइट नहीं करूंगा क्योंकि और भी पार्ट सॉल्व करने, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तुम प्लीज़ देखना। सर यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। तो पहले एक काम करते हैं, पॉइंट्स लिख लेते हैं। सर एक तो मुझे दिख रहा है ऑप्शन ए का मैं आंसर लिख रहा हूँ, है ना। ऑप्शन ए का आंसर है सर -∞ से -6 यूनियन, अभी ब्रैकेट्स हम साथ में लगा लेंगे समझ के कि क्या करना है सर। फिर मुझे प्लस कहाँ दिख रहा है? 1 से 3 के बीच में, और फिर कहाँ दिख रहा है? 7 से इन्फिनिटी के बीच में। तो और क्या ऐड कर देंगे इसमें? इट्स नॉट 3, इट्स 7 to इन्फिनिटी। अब पहली बात तो ये कि सर जहाँ भी -∞ दिखता है और +∞ दिखता है उन पे कौन से ब्रैकेट आते हैं? ओपन। प्रॉब्लम कुछ नहीं है सर, यहाँ पे इक्वल का साइन था क्या? सर इक्वल का साइन नहीं था, सिर्फ ग्रेटर देन 0 था। मतलब 0 होना अलाउड नहीं है। 0 होना अलाउड नहीं है मतलब वैनिशिंग पॉइंट अलाउड नहीं है। और जैसे ही वैनिशिंग पॉइंट अलाउड नहीं है ना, बिना सोचे समझे ये कह दो, आंसर आ जाएगा।
मतलब बड़ा इतना सा है कि अगर ओपन मतलब अगर यहाँ पे इक्वल साइन नहीं लगा है मतलब आपको ओपन ब्रैकेट लेना है। कहानी बड़ी सिंपल सी है। अरे इक्वल होता तो जीरो होता, और जब जीरो होता तो उन बाउंड्री कंडीशंस को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वो बाउंड्री कंडीशंस हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। आपको ये बात समझ आ रही है? एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। सोचो अगर मैंने -6 को इंक्लूड कर लिया, अगर मैंने -6 पे क्लोज ब्रैकेट लगा लिया तो -6 जैसे ही यहाँ रखा तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 0, और 0 के इक्वल लेना अलाउड ही नहीं है, 0 से बाहर रखना है उसे। तो 6 को यानी -6 को मैं एक्सक्लूड करूंगा। क्या आपको ये कहानी समझ आ रही है कि हमने सारे ओपन ब्रैकेट्स की यूज किए? और अगर क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट ए समझ आया तो क्या आप पार्ट बी आंसर कर सकते हो क्लास? आई होप अब आपके लिए आसान है। अगर पार्ट बी में पूछा जा रहा है, पार्ट बी में मुझसे सिर्फ वो चाह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब अब वो चाह रहा है कि सर आप बताओ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा? तो आंसर तो यही होगा क्या, -∞, क्योंकि पॉजिटिव बनाना है, लेकिन इस बार 0 लेना भी अलाउड है। तो देखते हैं क्या करना पड़ेगा। -∞ से -6, 1 से 3 और 7 से इन्फिनिटी। ऑब्वियसली इन्फिनिटी और -∞ पे तो ओपन ब्रैकेट, लेकिन इस बार क्लोज ब्रैकेट लगा सकता हूं। कहां वो देखो, क्या -6 पे फंक्शन डिफाइंड है? हाँ डिफाइंड है, तो ये चलेगा, क्योंकि -6 पे 0 होना चलेगा, 0 होना अलाउड है। क्या 1 पे फंक्शन डिफाइंड है? हाँ सर डिफाइंड है, चलेगा। आई एम रियली सॉरी, 1 पे कौन सा ब्रैकेट आएगा? 1 पे होगा क्लोज्ड ब्रैकेट। क्या 3 पर ये फंक्शन डिफाइंड है? हाँ डिफाइंड है, हमें दिख रहा है डिफाइंड, तो ये 3 पर भी चलेगा। क्या 7 पे फंक्शन डिफाइंड है? आई थिंक कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है भाई? सर 7 पे तो नहीं हो सकता डिफाइन, क्योंकि 7 पे तो इन्फिनिटी हो रहा है, और हमने तो गड़बड़ को वहीं खत्म कर दिया ना, हमने तो हॉलो सर्कल बना लिया था। हॉलो सर्कल डिनोट ही क्या करता है कि बी केयरफुल, यहाँ पे ध्यान रखना, इसे इंक्लूड नहीं करना है। तो हॉलो सर्कल ने हमें डिनोट किया, हमें अलर्ट किया, और हाँ हमें अलर्ट करते करते समझ आया कि 7 को इंक्लूड नहीं करना है। सो ये आपका आंसर होगा जब ये साइन होता ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ आ रहा है? आपको समझ आ रहा है वेवी कर्व मेथड कितनी इंटरेस्टिंग सी मेथड है कि आप किसी भी फंक्शन का ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ये सब बता सकते हो। चलो देखो ऑप्शन सी को आंसर करते हैं क्लास। ऑप्शन सी में क्या पूछा है कि सर fx जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। अब बताओ लेस देन 0 क्या होगा भाई? लेस देन 0 क्या होगा? लेस देन 0 बड़ी सिंपल सी बात होगी सर, आपको ये नहीं पता लेस देन 0 क्या होता है? लेस देन 0 क्या होता है? जहाँ नेगेटिव है। अब नेगेटिव कहाँ है सर? नेगेटिव है -6 से 2, -2 से 0, 0 से 1 और 3 से 7। दो तरीके हैं इसको लिखने के। पहले मैं एक बड़ा तरीका लिख रहा हूँ, फिर उसको मर्ज करके लिखेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ सर, -6 से -2, फिर -2 से 0, फिर 0 से 1 और फिर 3 से 7। अच्छा, काफ़ी सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर आप बेवकूफ़ हो। आप बेवकूफ़ इसलिए हो सर कि आप बोल रहे हो -6 से 2 और -2 से 0, तो सीधे सीधे उसको ऐसे लिख दो ना सर, -6 से 0। बहुत लोग सोच रहे होंगे ना सर यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, तो ऐसा क्यों लिख रहे हो आप अलग अलग? -6 से -2 से 0, 0 से 1। मतलब इट्स लाइक आपको इंदौर से भोपाल जाना है। तो जब आपको इंदौर से भोपाल जाना है तो आप कह रहे हो मैं मतलब आपको स्टेटमेंट देना है इंदौर से भोपाल जाना है, लेकिन आप कह रहे हो मैं इंदौर से सोनकच्छ, सोनकच्छ से सीहोर और सीहोर से भोपाल जा रहा हूँ। तो आप इतना घुमा के क्यों कह रहे हो? सर आप बेवकूफ़ हो, आप ऐसे ही कह दो ना इंदौर से भोपाल जा रहा हूँ। इस बात को ऐसा घुमा के क्यों कहना है? प्रॉब्लम है, घुमा के कहना पड़ेगा। आई विल मेक यू रियलाइज प्रॉब्लम क्या है। जल्दी से देखो, प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं था, यहाँ पे लेस देन 0 था। डिड यू गेट माई पॉइंट? माई पॉइंट इज हियर वी डोंट हैव द इक्वल साइन, व्हाट वी हैव इज वी वांट इट टू बी जस्ट नेगेटिव। हम इसे 0 लेना अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर हम इसे 0 लेना अफोर्ड नहीं कर सकते मतलब हमारा वैनिशिंग पॉइंट लेना अलाउड नहीं है। अगर वैनिशिंग पॉइंट लेना अलाउड नहीं है मतलब ये जो पॉइंट्स हैं कौन कौन, -2, 0, 1, इन पे मैं क्लोज ब्रैकेट यूज करूंगा क्या? ऑब्वियसली नहीं करूंगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, यानी ओपन ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। ओपन ब्रैकेट का मतलब ही क्या होता है कि आप -2, 0 और 1 इंक्लूड नहीं कर सकते। तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि मैं इंदौर से सोनकच्छ, सोनकच्छ से सीहोर और सीहोर से भोपाल जा रहा हूँ। मतलब आप ऐसा कह रहे हो कि मैं इंदौर से सोनकच्छ तो जा रहा हूँ, लेकिन सोनकच्छ के अंदर नहीं जा रहा हूँ, सोनकच्छ से बाहर निकल जा रहा हूँ। फिर आप सोनकच्छ से सीहोर जा रहे हो, सीहोर तक जा तो रहे हो सोनकच्छ से सीहोर, लेकिन सोनकच्छ और सीहोर के अंदर नहीं जा रहे हो, मतलब उनको इंक्लूड नहीं कर रहे हो। फिर आप सीहोर से भोपाल भी जा रहे हो तो सीधे भोपाल पहुंच रहे हो, सीहोर बाईपास से जा रहे हो। मतलब ये सब आपने सिटीज़ स्किप कर दी। सिटीज़ स्किप करने का मतलब है कि आपने इन वैल्यूज़ को इंक्लूड नहीं किया, पर इनके आगे और इनके पीछे का सब लिया। तो उसको बताने का, जाहिर करने का तरीका क्या होगा? पहली बात तो इक्वल का साइन नहीं था। जैसे इक्वल का साइन नहीं था आप क्या करोगे? आप सबके आगे क्या लगा दोगे? ओपन ब्रैकेट, बस कहानी खत्म। और क्या लगा दोगे? यूनियन। बस एक ही प्रॉब्लम थी जो आई थिंक सबका डाउट रिजॉल्व हुआ कि -2 यहाँ और यहाँ सेम है, तो एक ही इकट्ठा क्यों नहीं लिखा -6 से 0?
और जब यहाँ 0 से 1 है तो इकट्ठा -6 से 1 क्यों नहीं लिखा, लिख सकते थे। उस केस में मेरा लिखने का तरीका क्या होता वो समझो। इसी ऑप्शन सी के आंसर को एक और तरीके से लिखा जा सकता था। मैं इस तरफ लिखता हूँ, मैं लिख सकता था -6 से कहाँ तक, 1 तक मैं लिख सकता था, और कहाँ तक, 3 से 7 तक। लेकिन फिर मुझे इसमें से माइनस करना पड़ता। क्या माइनस करना पड़ता, कुछ नंबर्स। कौन कौन से नंबर्स कि सर -2 और 0 अलाउड नहीं है, तो मैं सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग लिखता -2 एंड 0। बट ये किस फॉर्म में लिखा है क्लास, कर्ली ब्रैकेट यानी सेट। मतलब सर -6 से 1 तक के सारे नंबर ले लो, 3 से 7 के बीच के सारे नंबर, लेकिन रुको, बस ये 2 नंबर मत लेना। कौन से 2 नंबर, -2 और 0, तो इनको सेट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ये भी ऑप्शन सी को आंसर करने का एक तरीका है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज टू राइट द आंसर टू द ऑप्शन सी। डिड यू गेट माई पॉइंट। या सेट थ्योरी में हम कैसे लिख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि सर पूरा ले लो, ये भी पूरा ले लो, लेकिन रुको, ये हटा दो। कौन हटा दो, इनके बीच की सारी वैल्यूज नहीं, बस ये 2 वैल्यू, क्योंकि इनको मैंने किसके बीच रिप्रेजेंट किया है, इनको मैंने कर्ली ब्रैकेट्स यानी सेट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। और सेट में रेंज नहीं आती है, सेट में क्या आते हैं, बस वो पॉइंट यानी -2 और 0, बस ये 2 वैल्यू। अगर ऑप्शन सी समझ आया तो लेट्स आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आई थिंक हमारे लिए आसान है और ऑप्शन डी में आपका कंसर्न सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन डी को ध्यान से देखो, ऑप्शन डी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। ऑप्शन डी में वो बोल रहा है कि सर इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 एंड इफ इट नीड्स टू बी लेस देन इक्वल टू 0, तब क्या करेंगे सर, अब चीज़ें सॉल्व हुई हैं। अब आपकी जो ये कहानी है ना, अब आपकी जो ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो गई। समझो बात को, अब 0 होना अलाउड है। 0 होना अलाउड है मतलब वैनिशिंग पॉइंट्स अलाउड है। वैनिशिंग पॉइंट्स अलाउड है मतलब पहली बात तो लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव चाहिए मतलब ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा और ये चलेगा, और ये सब पॉइंट्स चलेंगे, बस वो 7 पे ध्यान रख लेना। तो सुनो ध्यान से, अब मैं लिखूंगा -6 से -2, -6 और -2 दोनों इंक्लूडेड, -2 से 0, -2 एंड 0 दोनों इंक्लूडेड, 0 से 1, एक मिनट मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, -2 से 0 वेयर -2 इज इंक्लूडेड बट 0 इज एक्सक्लूडेड, क्योंकि 0 पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है ना, वैनिशिंग पॉइंट नहीं है, वो नॉट डिफाइंड वाला पॉइंट है। 0 से 1, 0 एक्सक्लूडेड, 1 इंक्लूडेड। 3 से 7, 3 इंक्लूडेड बट 7 एक्सक्लूडेड। क्या आपको बात समझ आई, क्योंकि ये वैनिशिंग पॉइंट्स है, यहाँ पे 0 होना अलाउड है ना। तो जल्दी से, तो मैं क्या आंसर लिखूंगा, मैं लिखूंगा -6 से, अब मैं अलग अलग नहीं लिखूंगा, अब मैं नहीं लिखूंगा कि -6 से -2 फिर -2 से 0। अरे -6 पे भी 0 होता है, -2 पे भी 0 होता है, और 0 होना अलाउड है ना, इक्वल का साइन है, तो मैं कहूँगा -6 से 0, क्योंकि दोनों में कंटिन्यूसली वो नेगेटिव है, तो मैं लिखूंगा -6 से 0। लेकिन ब्रैकेट का ध्यान रख लो, -6 पे वो डिफाइंड है मतलब क्लोज ब्रैकेट, लेकिन 0 पे डिफाइंड नहीं है मतलब ओपन ब्रैकेट। क्या आपको इतना समझ आया। इसके बाद अब मैं बोलूँगा, ध्यान से सुनिए आगे, यहाँ पे अगला साइन कौन सा आएगा, 0 से 1। 0 से 1 मतलब क्या, इसका यूनियन लेंगे किसके साथ, 0 से 1 तक। क्या 1 इंक्लूड कर सकता हूँ, हाँ मैं 1 इंक्लूड कर सकता हूँ। 1 पे क्या लगा लेंगे, क्लोज ब्रैकेट। सिमिलरली 3 से 7, 3 से 7 में भी क्या आ जाएगा भाई, 3 पे क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि 3 को इंक्लूड करेंगे, 7 को नहीं। क्या आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ आया। जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप सभी ने यहाँ तक चीज़ों को समझा। आई होप ये क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ आया, और इसके बाद एक और क्वेश्चन समझेंगे और उसके थ्रू इनइक्वालिटी से डील करना। मतलब इनइक्वालिटी को जब सॉल्व करने पे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब वो ये पूछता है कि ये एक्स की किन किन वैल्यूज़ के लिए ट्रू है। अब इसको देख के घबराना मत, इसको देख के मत सोचना कि सर ये तो क्या क्या पढ़ा दिया आपने, ये क्या है, हमने ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा है। पढ़ा है, ऐसा कुछ पढ़ा है, और ऐसा आपने सबने पढ़ा है। आई होप आपने 10th स्टैंडर्ड तक, आई एम वेरी श्योर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी हैं। ये उसी क्वाड्रेटिक का एक्सटेंशन है। चलो एक काम करते हैं, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक वाला ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं, और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जो भी आपको ठीक लगे, उसके थ्रू ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको मेरा हिंट या मेरा अप्रोच समझ आया, और अगर यहाँ तक भी आया है तो पॉज करके एक बार सॉल्व करके देखो, वरना एनीवे अगर आप इसके बाद पॉज करके सॉल्व करके देखेंगे तो अब हम साथ में भी ट्राई कर सकते हैं। चलो, मैंने क्या हिंट दिया, मैं चाह रहा हूं कि हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करेंगे। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या होती है, सर पहले तो ना चीज़ों को थोड़ा सिंपल बनाते हैं। क्या हमें ये पता है कि सिंपल बनाने के लिए मुझे एक काम करना होगा कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसा सा कर सकता हूँ। कैसा कर सकता हूँ, मैं पहले तो फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, तो मैं न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग फैक्टराइज कर ले रहा हूँ, फिर हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या बन के आ रहा है। तो मैं पहले न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर रहा हूँ। न्यूमरेटर क्या है भाई, न्यूमरेटर है x² -3x -18, ये हमारा न्यूमरेटर है।
फैक्टराइजेशन आई होप आपने सीखा होगा क्वाड्रेटिक का। एनीवे नहीं भी सीखा है तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ा दूंगा आने वाले अभी लेक्चर में, बट फिलहाल के लिए एक बात समझिए, क्वाड्रेटिक में जब हमें मिडिल टर्म दी जाती है, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला फॉर्म, जहाँ पे मिडिल टर्म को जब स्प्लिट किया जाता है तो मिडिल टर्म का जो स्प्लिटिंग होती है वो जिन दो पार्ट्स में स्प्लिट होती है उन दोनों टर्म्स का सम विद साइन -3x होना चाहिए, और उन दोनों टर्म्स का सम प्रोडक्ट विद साइन -18 होना चाहिए। मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है कि आपको दिख रहा है कि मैं -3x को -6x + 3x लिख सकता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने थोड़े से दिमाग लगा के चीज़ों को वर्कआउट करने की कोशिश की। ऐसा आप सब कर सकते हो। मतलब मैं क्या लिख रहा हूँ, x² -6x + 3x -18। ऐसा करने का फ़ायदा क्या हुआ, देखो ज़रा, अभी ये जो -3x है ये अभी भी -3x ही है, लेकिन अब फायदा क्या हुआ कि अगर मैं -6 और +3 का प्रोडक्ट लूंगा तो वो ये -18 होगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है, ध्यान से देखिए। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो यहां से अगर आप x कॉमन लेते हो तो ये हो जाएगा x टाइम्स x -6, ये सब आपने आई बिलीव सीख रखा है। और यहां से जब आप 3 कॉमन लेते हो, आई एम रियली सॉरी, आई थिंक यहाँ से, हाँ ठीक है सही कॉमन लिया, जैसे यहाँ से 3 कॉमन लेते हो तो 3 कॉमन लेते ये हो जाएगा x -6। अब दोनों में मुझे x -6 कॉमन दिख रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसे x -6 और इसे बचे हुए टर्म को क्या लिख दूंगा, x + 3। तो क्या आपको समझ आया, न्यूमरेटर हमारा कितना सॉर्टेड हो गया। और ये वैसा ही तो है जो हम वेवी कर्व मेथड में वो फैक्टर्स यूज़ करते आए हैं, तो ये वो फैक्टर्स ही तो हैं। अच्छा जल्दी से काम करते हैं, डिनोमिनेटर को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये कुछ अजीब सा दिया है, मुझे बहुत ही अजीब सा एक एक्सप्रेशन दिख रहा है, 13x -x² -42। सर हमने सीखा है ना, हमारा तो तरीका ये कि क्वाड्रेटिक में जो x² है वो सबसे पहले होता है, और वो हम जनरली उसे पॉजिटिव रखते हैं। खैर इसमें कोई बुराई नहीं है, बट हम जनरली उसे पॉजिटिव रखते हैं, तो पॉजिटिव रख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पूरे में से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूँ। जैसे आप नेगेटिव साइन कॉमन लेगी तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा x², फिर ये हो जाएगा -13x, और ये हो जाएगा +42। आई होप आपको इतना समझ आया। हमने कुछ नहीं किया, हमने नेगेटिव साइन कॉमन लिया और उसको थोड़ा शफल कर लिया। हम x² को फ्रंट में ले आए, +13x -13 से x हो गया, और -42 + 42 बन गया। जैसे ही आपने ऐसा किया, क्या मैं एक थोड़ा सा वापस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ कर सकता हूँ। इस बार स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में मुझे 2 ऐसे टर्म्स चाहिए जिनका सम -13 हो और जिनका प्रोडक्ट 42 हो। क्या आपको दिखे वो टर्म्स, देखो जल्दी से, वो टर्म्स क्या होंगे क्लास, -7x और -6x। आई होप आपको दिख रहा है, -7 और -6 का सम -13, और -7 × -6 + 42। क्या आपको इतना समझ आ रहा है। तो यहाँ से मैं ऐसा कह सकता हूँ, ये नेगेटिव साइन तो ऐसा कैसा रखा बाहर, अब अंदर क्या लिखूंगा मैं, x² -7x -6x + 42। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। दैट्स नॉट 9, इट्स 4, राइट। आगे बढ़ेंगे क्लास। अगर अब मैं चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से x कॉमन ले लूँगा और यहाँ से हम 6 कॉमन ले लेंगे। थोड़ा सा विजुलाइज करो क्लास, जैसे ही x कॉमन लेंगे, तो मैं भी तो फिलहाल लिख दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा क्या, मतलब जैसे ही आप x कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x -7, जैसे ही -6 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी क्या बचेगा, x -7, ये भी x ही है। और इन सब के बाहर हमारा कौन सा साइन लगा हुआ है, इन सब के बाहर वी हैव दिस नेगेटिव साइन। अब जरा सोच के बताओ, एक और फैक्टर क्या बन जाएगा, x -6 और बचा हुआ x -7। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स बनेंगे वो होंगे x -6 एंड x -7 विद अ नेगेटिव साइन, मतलब ये है x -7 विद अ नेगेटिव साइन। क्या आपको यहाँ तक क्लियर हुआ। तो दिस इज हाउ द इक्वेशन लुक्स लाइक। क्या ना, इसे अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूँ, मतलब मैं न्यूमरेटर में ये रख दे रहा हूँ और डिनोमिनेटर में ये रख दे रहा हूँ, तो क्वेश्चन क्या बन जा रहा है, न्यूमरेटर है x -6 x + 3, राइट। तो न्यूमरेटर है हमारा, ध्यान से सुनिएगा, न्यूमरेटर है x -6 और x + 3, राइट। और डिनोमिनेटर क्या होगा भाई, डिनोमिनेटर हमने जो सिंप्लीफाई किया वो क्या था, x -6 x -7 विद द नेगेटिव साइन। तो डिनोमिनेटर है x -6 x -7 विद अ नेगेटिव साइन, और आई होप डिनोमिनेटर में लगा हुआ है, न्यूमरेटर में बात एक ही है। और क्या मुझे दिख रहा है, ये मुझे चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस आई वांट टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई होप आपको यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जब इसे मैं यहाँ से आगे सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, जल्दी से सोचो। सर थोड़ी सी अजीब लग रही है चीज़ें, मुझे शायद कुछ कुछ करके सिंपल बनाया जा सकता है। जैसे मुझे लग रहा है कि सर आप ये और ये कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हो, ऑब्वियसली कर सकते हैं। सर अगर ये माइनस साइन है तो मुझे माइनस साइन अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या मैं दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। पर क्या आपको याद आया, इन इक्वेशंस में हमने एक प्रॉपर्टी सीखी थी, इन इक्वेशन में हमने एक प्रॉपर्टी सीखी थी कि अगर कोई कहता है a ग्रेटर देन b, तो अगर -a और -b कर दिया, मतलब दोनों तरफ -1 साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये साइन इन्वर्ट हो जाता है। मतलब अगर ka और kb किया, जहाँ पर k
एक नेगेटिव वैल्यू है, एक जीरो से छोटी वैल्यू है, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। क्या आपको ये प्रॉपर्टी याद है? यानी मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं इस पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और जब आप ऐसा करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगा x+3 डिवाइडेड बाई x-7, बट राइट हैंड साइड पे ये जो जीरो है, जीरो के साथ जो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ करता था, अब वो हो जाएगा लेस देन इक्वल टू। क्या आपको समझ आया ऐसा क्यों हुआ? ये सारी प्रॉपर्टीज याद है? तुम्हें रियलाइज हो रहा है क्वेश्चन कितना आसान बन गया है? मतलब जो क्वेश्चन देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा था कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आई थिंक वो इतना आसान सा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन हमें करते आता है। हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई? बड़ी बेसिक सी टेक्निक है, बड़ी स्टैंडर्ड सी, बड़ी सिंपल सी टेक्निक है। मैं पहले तो नंबर स्केल बनाऊंगा, नंबर स्केल पे फटाफट प्लॉट करेंगे कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट, 3 और 7, सॉरी दीज आर द वैनिशिंग पॉइंट्स। तो एक होगा, आई एम रियली सॉरी, -3 और +7। सो एक तो वैनिशिंग पॉइंट होगा -3 और एक होगा +7। डू यू रियलाइज +7 वैनिशिंग पॉइंट नहीं होगा, +7 शुड बी अ पॉइंट जहाँ पे फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो मैं +7 पे एक ऐसा सर्कल बना दूंगा जो मेरी हेल्प करेगा समझने में कि 7 शुड नॉट बी इंक्लूडेड। अगर यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ, देखो अब मतलब क्लिक हो जाना चाहिए, पर फिर भी नहीं हो रहा है तो सुनो। जैसे मैं कोई भी सेक्शन ले लेता हूँ, -3 से 7 के बीच का ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे 0 दिख रहा है। तो सुनना, -3 से 7 के बीच के सेगमेंट को फिगर आउट करते हैं। 0 + 3 पॉजिटिव, 0 - 7 नेगेटिव, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। और अगर ये नेगेटिव है तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव। आई होप आपको ये बातें पता हैं। हमारा कंसर्न क्या था? हमारा कंसर्न था कि ये जो एक्सप्रेशन है ये नेगेटिव हो, ये जो एक्सप्रेशन है ये नेगेटिव हो या जीरो हो। ये एक्सप्रेशन या तो नेगेटिव हो या जीरो हो, उसके लिए मुझे चाहिए कि ये किससे किसके बीच हो क्लास? ये नेगेटिव या जीरो कहाँ से कहाँ तक होगा? -3 से 7 तक। लेकिन 7 शुड नॉट बी इंक्लूडेड, क्योंकि -3 से 7 के बीच में या तो ये नेगेटिव है या फिर -3 पर ये जीरो है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे क्लास? कि इस इनइक्वालिटी का आंसर होगा, ये जो क्वेश्चन था इसका इनइक्वालिटी का आंसर होगा कि सर एक्स की वो सारी वैल्यूज, सर x की वो सारी वैल्यूज जो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करती हैं? -3 से 7 तक। दे ऑल बिलोंग फ्रॉम -3 to 7। बट प्रॉब्लम क्या है क्लास? मैं किसे इंक्लूड करूंगा और किसे नहीं? मैं 7 को सबसे पहले एक्सक्लूड कर दूंगा, क्योंकि 7 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। आई होप आपको दिख रहा है 7 पे वो जीरो, मतलब डिनोमिनेटर जीरो हो जा रहा है। और 3 को इंक्लूड, -3 को इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि -3 पर ये न्यूमरेटर जीरो होगा और इसका जीरो होना अलाउड है क्योंकि इक्वल का साइन लगा। मतलब आप x की कोई भी वैल्यू ले लो सर -3 से 7 के बीच में, इंक्लूडिंग -3 एक्सक्लूडिंग 7, आपकी ये जो इनइक्वालिटी है, आपकी जो इनइक्वालिटी है ये सेटिस्फाइड रहेगी। मतलब सर -3 से 7 के बीच कोई भी वैल्यू ट्राई करो, आप जब भी x की कोई भी वैल्यू रखोगे -3 से 7 के बीच में, वो इसे सेटिस्फाई करेगी। क्या आपको ये क्वेश्चन, ये अप्रोच, ये सोल्यूशन समझ आया? और अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और अब हम एक नई चीज़ सीखने वाले हैं जिस बारे में हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में बात की। क्या आपको याद आया? अभी जस्ट मैंने बोला था कि अभी आने वाली स्लाइड्स में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करेंगे। भाई क्वाड्रेटिक होता क्या है? क्वाड्रेटिक बड़ी आसान सी चीज़, मतलब जैसे पॉलिनोमियल्स होते हैं ना, जैसे पॉलिनोमियल क्या होते हैं, मतलब जो होते हैं x² + x + 1, है ना? ऐसे इन पॉलिनोमियल्स की डिग्रीज होती हैं। डिग्री होती है मतलब अगर क्यूबिक है तो उसमें हाईएस्ट पावर 3 होगी, अगर वो 4 पावर है तो ऐसे अलग अलग डिग्रीज के पॉलिनोमियल होते हैं। मतलब x की हाईएस्ट पावर जो भी होती है, x की जो भी हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है उस पॉलिनोमियल की, ये 4 डिग्री का है, ये 5 डिग्री का है। तो ऐसे जो सेकंड डिग्री के पॉलिनोमियल्स हैं, सेकंड डिग्री के पॉलिनोमियल मतलब कुछ ऐसा फॉर्म, कैसा फॉर्म? उसकी फॉर्म कुछ ऐसी होनी चाहिए। ये जो लिख रहा है वो क्या लिख रहा है भाई? वो लिख रहा है ax² + bx + c। अब प्रॉब्लम समझो थोड़ी देर के लिए, अगर a की वैल्यू 0 हो जाती, अगर a की वैल्यू 0 हो जाती तो ये पूरा 0 हो जाता, तो क्या बचता? सिर्फ bx + c। सर ये पॉलिनोमियल तो है, ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये एक लीनियर इक्वेशन की तरह बिहेव कर रहा है। इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? वो सिर्फ 1 है, मतलब ये हायर पावर का पॉलिनोमियल नहीं है। और अगर ये पावर 1 तक का ही पॉलिनोमियल है तो मैं इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलूंगा। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक कंडीशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि सर जो भी x² का कोफिशिएंट है, जो भी x² का कोफिशिएंट है उसे पॉजिटिव होना होगा, सॉरी उसे नॉन जीरो होना पड़ेगा, उसे जीरो नहीं होना पड़ेगा। रिपीट माई स्टेटमेंट, अगर कंफ्यूजन हुआ है तो जो भी x² का कोफिशिएंट है यानी a, इसे नॉन जीरो होना पड़ेगा। अगर ये जीरो हो गया तो वो क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं। क्या आपको ये लाइन समझ आ रही है? अगर यहाँ तक समझ आया, मतलब सोच के बताओ, अगर मैं क्वाड्रेटिक डिफाइन करना चाहूँ तो क्या तुम बता सकते हो ये क्वाड्रेटिक है या नहीं? जैसे अगर मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ, मान लो ये इक्वेशन है x² + 3। डू यू अंडरस्टैंड दिस इज अ क्वाड्रेटिक?
आप बोलोगे सर इसमें x तो है नहीं, चलेगा, मेरी कंडीशन क्या है बस कि सर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या है 1। अच्छा सोच के बताओ, क्या ये क्वाड्रेटिक है? हाँ ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक की डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 5। ये दोनों क्वाड्रेटिक हैं, आपको समझ आ रहा है? आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। कोई खबरदार ऐसा सोचे कि सर ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये कैसे क्वाड्रेटिक हो सकता है, ये थोड़ी क्वाड्रेटिक है, इसमें तो कांस्टेंट टर्म ही नहीं है। अरे क्वाड्रेटिक है, वापस सेम बात। क्यों क्वाड्रेटिक है? क्योंकि सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। जब जब एक्स स्क्वायर जो हाईएस्ट पावर मिल रही है वो क्या मिल रही है? पहली बात तो 2, और जो ये हाईएस्ट पावर 2 मिल रही है इसकी टर्म का जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो हो, तो ये हमेशा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। आई होप आपको क्वाड्रेटिक समझ आ रहा है। जैसे वो क्या कह रहा है फाइनली, आप उसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए। मतलब मैंने थोड़ा सा एग्जांपल देके कोशिश की समझाने की, आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन पढ़िए। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर पहली बात एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी ए जीरो नहीं होना चाहिए, और ऑब्वियसली 3 चीज़ें ए बी और सी ये जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। अभी हम रियल नंबर्स पर ही बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी तो वैसे भी नहीं आए हैं। तो कहानी बड़ी सिंपल सी है। क्वाड्रेटिक मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला फंक्शन या एक्सप्रेशन, जहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी ए जीरो नहीं हो सकता। बस ये बात याद रखिएगा, आप क्वाड्रेटिक को समझ पाएंगे। क्वाड्रेटिक पे आई थिंक यहाँ तक बहुत हद तक क्लैरिटी है। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने की बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। जैसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को आप कैसे सॉल्व करते हो? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने की आपने बहुत सारी टेक्निक सीखी हैं। जैसे अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, जैसे अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स? इसको सॉल्व करने की बहुत अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। जैसे अभी जस्ट इस कंसेप्ट से जस्ट पहले जो क्वेश्चन हमने देखा, हमने वहाँ पर सीखी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म टेक्निक। क्या आपको सभी को वो टेक्निक याद है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म टेक्निक का क्या मतलब होता है? सर इस मिडिल टर्म को मैं इस तरीके से ब्रेक करता हूँ, इस मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करता हूँ कि वो जो दो टर्म्स होती हैं उनका सम विद सिग्नेचर बी हो जाता है, और उन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट विद सिग्नेचर सी और ए का प्रोडक्ट हो जाता है। क्या आपको बात समझ आई? अभी तक जो हम क्वाड्रेटिक जनरली सॉल्व करते आए उनमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है, तो आप कहते हो कि सर वो प्रोडक्ट सी के इक्वल होता है। वो सी के इक्वल नहीं होता है, वो प्रोडक्ट सी इंटू ए, सी और ए के इक्वल होता है। मैं और एग्जाम्पल से क्वाड्रेटिक आपको समझा दूंगा, बट फिलहाल के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम कुछ और एग्जाम्पल से समझ लेंगे। बट फिलहाल के लिए समझिए, एक और अच्छा स्टैंडर्ड टेक्निक है। मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हर बार काम नहीं करती है। आई रिपीट, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म टेक्निक हर बार काम नहीं करती है। तो क्या करती है सर एक और तरीका है। क्या तरीका है? कि आप एक काम करिए, आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाइए। अभी श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है? बड़ा इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला है। मतलब इन्होंने डायरेक्टली उसको कंक्लूड कर दिया कि सर आप तो ऐसी वैल्यू रखो, यहाँ रखो, और आपके रूट्स आ जाएंगे। रूट्स मतलब अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को मुझे फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करके मुझे पता करना है कि x की वो कौन सी वैल्यूज़ हैं। किसी भी इक्वेशन के रूट्स का मतलब होता है, कि उसके वेरिएबल की वो सारी वैल्यूज़ जहाँ पर वो इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। क्या आपको वो लाइन समझ आई जो मैंने कही? मैं कह रहा हूँ अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हम इस क्वाड्रेटिक को जनरली ऐसा लिखा करते हैं, हम कहते हैं, जनरली आपने सीखा होगा कि इसके दो रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा, और आप लिख लेते हो एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 0। फिर आप कहते हो इसके दो रूट्स कौन कौन से हैं? अल्फा और बीटा, क्योंकि एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा पे 0 हो रहा है और बीटा पे 0 हो रहा है। मतलब आप यहाँ पे एक्स की जगह अल्फा रख दीजिए, या फिर एक्स की जगह क्या रख दीजिए? बीटा। आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इक्वेशन सेटिस्फाई होने का मतलब क्या है? कि अगर एक्स को आप अल्फा से रिप्लेस कर देंगे तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी 0 ही होगा, या फिर ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी, वो भी 0 ही होगा। बट ये अल्फा और बीटा होते क्या है? मतलब रूट को लेके, आई होप आपको क्लैरिटी है। रूट मतलब वो वैल्यू या वो वैल्यूज़ जहाँ पर ये एक्सप्रेशन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब इसका LHS और RHS इक्वल होगा। या रादर एक बहुत सिंपल सी भाषा में अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की बात करूं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का मतलब है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 जहां हो जाता है एक्स की जिन जिन वैल्यू पर, वो इसके रूट्स होते हैं। एक और बात, क्या आपको ये समझ आ रहा है कि ए एक्स स्क्वायर होने का मतलब है ये एक पॉलिनोमियल है डिग्री 2 का, और अगर ये एक पॉलिनोमियल है डिग्री 2 का, इसका मतलब इसके मैक्सिमम 2 ही रूट्स हो सकते हैं। क्या आपको ये लाइन समझ आ रही है? मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कोई भी पॉलिनोमियल जो n डिग्री का है उसके मैक्सिमम वी कैन हैव n रूट्स।
जैसे अगर मैं थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल ले रहा हूँ, मैं क्यूबिक इक्वेशन ले रहा हूँ, तो उसके मैक्सिमम 3 रूट्स होंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ उसके एग्जैक्टली 3 रूट्स होंगे, मैं कह रहा हूँ उसके अटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 3 रूट्स होंगे। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? मतलब जब मैं कह रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हम रूट की बात कर रहे हैं, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 0 या 1 या 2, I'm really sorry, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 नहीं, वो क्यूबिक वाला थॉट था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मैक्सिमम रूट्स होंगे वो 2 होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये एक पावर 2 वाली इक्वेशन है, मतलब एक पावर 2 वाला पॉलिनोमियल है। और अगर ये पावर 2 है तो इसके मैक्सिमम रूट्स 2 होंगे, मिनिमम 0 या फिर 1 या फिर 2। आई होप आपको ये बात समझ आई। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं क्लास। क्वाड्रेटिक को लेके क्या आपको रूट्स का कंसेप्ट समझ आ रहा है? रूट्स मतलब अल्फा और बीटा। अब ज़रा सोच के देखो क्लास, थोड़ी और चीज़ों को क्लियरली समझने की कोशिश करो। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी? हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, जल्दी से देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वॉज ax² + bx + c = 0, राइट। हम क्या करते हैं, हम एक काम कर लेते हैं, हम पूरी इक्वेशन को एक काम करते हैं सर, a से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर इसको मैंने a से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, x² + b/a × x + c/a = 0। अच्छा एक काम करते हैं सर, आपके अकॉर्डिंग तो रूट्स अल्फा और बीटा थे ना, और अगर रूट्स अल्फा और बीटा है तो मैं क्वाड्रेटिक को क्या लिख सकता था? मैं लिख सकता था x - अल्फा x - बीटा = 0। मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। सिंप्लीफाई कैसे करूँगा? पहले x और x को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, x² - अल्फा x - बीटा x, तो ये क्या हो जाएगा, -अल्फा x - बीटा x, और अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा = 0। मैं काम करता हूँ, अल्फा x और बीटा x का नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, x² माइनस, तो ये कितना बचा, ये कितना बचा भाई, आई एम रियली सॉरी, ये कितना बचा, ये बचा अल्फा x + बीटा x, राइट। और यहाँ पे क्या बच रहा है, ये अल्फा बीटा, दिस इज इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं। हम किन दोनों को कंपेयर करते हैं? देखो, ये भी वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट यहाँ पे कोफिशिएंट्स हैं a, b और c फॉर्म में। ये भी वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट ये रूट्स की फॉर्म में, अल्फा और बीटा। तो मैं काम करता हूँ, मुझे दोनों इक्वेशंस लगभग, आई एम रियली सॉरी, मैं x भी कॉमन ले सकता था, चलो मैं अलग से एक स्टेप लिख देता हूँ। आई जस्ट डिडंट रियलाइज कि वहाँ से x कॉमन लिया जा सकता है, मैं फटाफट ले लेता हूँ, मतलब आई डोंट नो व्हाई डिड आई मिस इट। तो ये हो सकता है x², यहाँ से x और x कॉमन लिया तो हो जाएगा माइनस अल्फा + बीटा टाइम्स x + अल्फा बीटा = 0। अब एक बात समझो क्लास, ये भी वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं कि ax² + bx + c जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कंपेयर करूं, सॉरी कोफिशिएंट्स कंपेयर करूं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कौन है, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है 1, तो क्या यहाँ भी x² का कोफिशिएंट 1 है? यस, यहाँ भी x² का कोफिशिएंट 1 है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं क्लास, थोड़ा और आगे अगर बढ़े तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है सर, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है b/a। सर यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है सर, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ अल्फा + बीटा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दैट नेगेटिव साइन अगर इधर लाया तो अल्फा + बीटा = -b/a। आई होप आपको ये बात याद रहेगी। सिमिलरली मैं एक और रिजल्ट देने आने वाला हूँ कि अगर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म देखो तो वो क्या होती है, अल्फा बीटा, और अगर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म देखें तो वो क्या है, c/a। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ से एक और टर्म निकाल सकता हूँ, दैट अल्फा बीटा शुड बी c/a। ये जो दो बातें मैं कह रहा हूँ या लिख रहा हूँ ना, ये दो रिजल्ट्स बड़े क्रूशियल हैं। ये जो दो रिजल्ट्स मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ये दो रिजल्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये क्या रिजल्ट्स हैं स्टूडेंट्स, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपको रूट्स पता हो अल्फा और बीटा, तो उन दोनों रूट्स का सम b और a के डिवीजन मतलब -b/a के इक्वल होता है। सिमिलरली अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट पता है अल्फा और बीटा, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा किसके इक्वल होता है, c/a के। आई होप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ आ रही है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी क्लियर हो रही है और बहुत डिटेल्ड मैनर में आप ये कंसेप्ट अपने ब्रेन में डाइजेस्ट कर पा रहे हो। मैं सब बातें इसलिए समझा रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक पे क्लैरिटी होना जरूरी है, वरना आप बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर देंगे। देखो क्वाड्रेटिक ये सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो निकल के आया ना, यहाँ से आप एक जनरलाइज वे निकाल सकते हो। मैं एक जनरलाइज वे निकालवाने की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो एक पावर 4 की इक्वेशन होती है ना, एक पावर 4 की इक्वेशन होती। पावर 4 की इक्वेशन कैसी होती, मान लो वो कुछ ऐसी होती, ax⁴ प्लस bx³ प्लस लेट्स से cx² प्लस लेट्स से dx प्लस e = 0।
अब देखो खुद ध्यान से, बहुत ध्यान से सोच के बताओ, अगर ये पावर 4 है तो इस पावर 4 के कारण इसके रूट्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? अगर पावर 4 है तो अटमोस्ट इसके 4 रूट्स हो सकते हैं। तो मैं 4 रूट्स क्या मान लेता हूँ? मैं मान लेता हूँ सर वो रूट्स हैं अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। क्या बात समझ आई? डेल्टा को ऐसे ही बना लेते हैं, डेल्टा ये हो गया आपका डेल्टा, है ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, सही है ना? चलो ये बना लेते हैं। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, दीज आर द 4 रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी पावर है 4, क्योंकि अगर इसकी डिग्री 4 है तो इसके मैक्सिमम रूट्स कितने होंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं? 4। आप हमेशा जनरलाइज कर सकते हो। मतलब अगर मैंने बोला होता कि सर सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, मैंने क्या पूछा? मैंने पूछा कि सर सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, मतलब अगर मैं पूछ रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, तो ये कितना होगा सर? सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी, बड़ी बेसिक सी बात है, ये सम ऑफ द रूट्स टेकन वन रूट एट ए टाइम, सम ऑफ द रूट्स टेकन वन रूट एट ए टाइम होगा माइनस बी अपॉन ए, यानी ये क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। पैटर्न देखना बहुत ध्यान से। अगर मैं पूछता सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, मतलब मैं क्या पूछ रहा हूं? दो रूट्स के प्रोडक्ट का सम, मतलब अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फा। मैंने क्या किया? सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, तो अभी हमने क्या लिया था? बी अपॉन ए। अब आप आगे शिफ्ट हो जाएंगे तो वो होगा सी अपॉन ए। बस एक बात का ध्यान रखिए, जब आप टेकन वन एट ए टाइम ले रहे थे तो आपने सिग्नेचर नेगेटिव लिया था, तो ऑल्टरनेटिवली जब अगला सिग्नेचर आएगा वो होगा पॉजिटिव। सिमिलरली अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ता, अब अगर मैं लेता सम ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम, मतलब अब मैं क्या कर रहा हूँ? अल्फा बीटा गामा, फिर बीटा गामा डेल्टा, फिर गामा डेल्टा और अल्फा। मैंने क्या किया? सम ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम, तो अभी हमने माइनस बी अपॉन ए लिया था शुरुआत में, फिर हमने क्या लिया? सी अपॉन ए। अब मैं किसको लूंगा? डी अपॉन ए, लेकिन इस बार माइनस प्लस, तो अब किसकी बारी है? नेगेटिव साइन की, तो यहाँ पे मैं ले लूंगा माइनस डी अपॉन ए। क्या आपको एक जनरलाइज्ड अप्रोच डेवलप हो रही है कि चीज़ें कैसे वर्कआउट की जा सकती है? थोड़ा और आगे बढ़िए क्लास, जरा सोच के देखो। अगर अभी तक मैंने सम ऑफ द रूट्स लिया टेकन 3 रूट्स एट ए टाइम, तो कैन आई डेवलप अनदर फॉर्मूला, अनदर टेक्निक की सम ऑफ द रूट्स टेकन 4 एट ए टाइम? आई होप यहाँ तक मैंने कुछ गड़बड़ नहीं की है। सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम, टेकन 2 एट ए टाइम, टेकन 3 एट ए टाइम, नाउ टेकन 4 एट ए टाइम। मैं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ, मुझे इक्वेशन थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है। यहाँ पर जल्दी से देखो और I'll be रिवर्टिंग बैक। चलो इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ तो मैं अगर सम ऑफ द रूट्स टेकन 4 एट ए टाइम लूँ तो क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। डिड यू गेट माई पॉइंट? आई होप हमने 3 में कोई मिस नहीं किया, क्योंकि गामा डेल्टा अल्फा हुआ, फिर अल्फा बीटा गामा हुआ। आई थिंक सब कुछ सॉर्टेड है। तो सम ऑफ द रूट्स टेकन 4 एट ए टाइम, तो चारों के चारों साथ आ गए, और चारों के चारों साथ आए तो हमने शुरुआत की थी बी अपॉन ए से, फिर आया सी अपॉन ए, फिर आया डी अपॉन ए। बिल्कुल, हम बिल्कुल सही हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। बस मैं कंफ्यूज हो रहा था कि डी ले चुके हैं या नहीं। तो अब जो अगली टर्म आएगी, मतलब मैं डी हाईलाइट करना भूल गया था, हम डी ले चुके हैं। तो अब जो अगली टर्म आएगी वो अगली टर्म क्या होगी? ई अपॉन ए। लेकिन ई अपॉन ए के लिए साइन क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो अगला साइन होगा ई अपॉन ए। क्या आपको ये बात याद रहेगी? जैसा हमने क्वाड्रेटिक में किया था, क्वाड्रेटिक में हमारे पास टर्म्स कितनी थी स्टूडेंट्स? क्वाड्रेटिक में हमारे पास टर्म्स सिर्फ 2 थी, मतलब 2 ही रूट्स थे। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा में क्या हो गया? माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा क्या हो गया? सी अपॉन ए। अब अगर पावर 4 होती है तो कुछ ऐसा होता है, पावर 3 होती है। तो आई होप इस पैटर्न पे आप चीज़ें वर्कआउट कर सकते हो। मतलब मैं एक जनरलाइज्ड वे देना चाह रहा हूँ। जनरलाइज्ड वे ये है कि ये नेगेटिव साइन आएगा सबसे पहले। तो डिड यू गेट माई पॉइंट? सबसे पहले तो क्या आएगा? नेगेटिव साइन, और ऐसे कहानी चलती चली जाएगी। मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। मैं एक जनरलाइज फॉर्मूला रटवाना नहीं चाह रहा हूँ, मैं सिखाना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ कि देखो ऐसा कुछ हो तो ऐसा ऐसा कर सकते हो। अगर क्यूबिक होती तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा आ जाते, यहाँ पे अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा आ जाते, और फिर यहीं पे बस अल्फा बीटा गामा आ जाते, वो 3 में ही खत्म हो जाती। समझ में आ रहा है? क्यूबिक में क्या होता है, बस जल्दी से एक बार बता देता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी रहे और आप इसको लेके कंफ्यूज ना रहो। तो क्यूबिक में क्या होता है भाई? क्यूबिक बड़ा सॉर्टेड सा है। क्यूबिक में बड़ी सिंपल सी कहानी है। क्यूबिक में लेट्स से अगर है वो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, तो ये हमारी एक क्यूबिक इक्वेशन है। इसके मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं स्टूडेंट्स? इसके मैक्सिमम रूट्स हो सकते हैं सर 3। कौन कौन? अल्फा बीटा और गामा।
आई होप आपको रूट्स समझ आने लगे। और अगर इसके मैक्सिमम रूट्स 3 हो सकते हैं तो अगेन सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट अ टाइम। तो अगर आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो आप शुरुआत कहाँ से करेंगे, यहाँ से, तो ये हो जाएगा -b/a। क्या आप ये पैटर्न अब क्लिक कर पा रहे हो? जैसे अगर मैं बोलता सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम तो मैं लिखता अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, वो कितना हो जाता क्लास c/a। और साइन क्या होता भाई, साइन क्या होता भाई, साइन होता हमारा प्लस। प्लस क्यों होता, क्योंकि हम ऑलरेडी नेगेटिव साइन यूज कर चुके हैं। और अगर अब मैं लेता प्रोडक्ट सम ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम तो वो तीनों ही आ जाते, कौन कौन, अल्फा बीटा गामा, और यहाँ पे कौन होता, दैट विल बी -d/a, क्योंकि इससे जस्ट पहले वो पॉजिटिव था। तो क्या ये पैटर्न आपके ब्रेन में सेटल हो रहा है कि कोई सा भी पॉलीनोमियल दे दिया जाए, उसके रूट्स का सम, उसके रूट्स का प्रोडक्ट, सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, सम ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, ऐसे कैसे हम सोच सकते हैं और ऐसे कैसे हम चीज़ों को निकाल के वर्कआउट कर सकते हैं। और अगर इतना समझ आया तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा चीज़ों को यहाँ से वापस समझने की कोशिश करते हैं। आई होप हम वापस क्वाड्रेटिक पे आ रहे हैं। हम थोड़ा सा कैरी अवे हो चुके थे, मतलब वी जस्ट गॉट कैरिड अवे विद द पॉलिनोमियल्स, क्योंकि रूट्स का कैसा बिहेवियर या कैसा पैटर्न होता है। बट आई होप यहाँ तक आपने चीज़ें समझी, यहाँ तक नोट डाउन की। इसे ध्यान से देखिए और समझ के बताइए, कोई डाउट तो नहीं है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लग रहा है तो। आई होप आपने क्वाड्रेटिक की अभी तक की सारी डिटेल समझी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन क्वाड्रेटिक के उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो समझिए। अभी आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। अगले लेक्चर में जब हम शुरुआत करेंगे हम क्वाड्रेटिक से ही रिज्यूम करेंगे। जब हम क्वाड्रेटिक से चीज़ों को रिज्यूम करेंगे तो हम क्वाड्रेटिक के ग्राफ्स, क्वाड्रेटिक में अलग अलग रूट्स निकालने की टेक्निक्स, और उन पे हम काम करना सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक कैसे बिहेव करता है, मतलब क्वाड्रेटिक एग्जैक्टली होता क्या है। इन सब बातों को साथ में लेके हम आज का सेशन कंक्लूड करते हैं। तो फाइनली हम आते हैं हमारी फाइनल चीज़ पर, जहाँ पे आपको ये बताना ज़रूरी है कि मैग्नेट ब्रेन्स, www.magnetbrains की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आपको अलग अलग काफ़ी सारे सेक्शंस मिलेंगे, जहाँ पर जब आप IIT JEE सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सारे फैकल्टीज़ जो IIT JEE सेगमेंट के होते हैं वो सबको सारे आपको अवेलेबल होंगे। जब आप मैथ सेक्शन के वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको वॉच नाउ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे तो पूरा मैथ सेक्शन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ओपन होगा, जहाँ पे आपको मैथ सेक्शन के सारे वीडियोस दिखाई देंगे। और इन सेक्शन के सारे वीडियोस में जब भी आपको वीडियोस दिखाई देंगे, उन वीडियोस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो वीडियोस ओपन हो जाएंगे और आप इन वीडियोस को वहीं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। अब चाहे तो उसे क्लिक करेंगे तो वॉच ऑन यूट्यूब भी ऑप्शन आता है और आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको सारी क्लैरिटी है कि आप मैग्नेट ब्रेन्स का IIT JEE वाला कंटेंट कैसे अवेल कर सकते हैं। यहीं सेम इसी सेक्शन में आपको सारे DPPs, उनके वीडियो सॉल्यूशन, सब कुछ यहीं मिलेगा, चैप्टर वाइज प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड। विद दैट आई बिलीव आपको पता होगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मॉड्यूल है, जो हर चीज़, ऑलमोस्ट काफ़ी सारे कोर्सेज, ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज और सारा मटीरियल, एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाता है। यानी कि IIT JEE का जो ये पूरा मॉड्यूल है, इसकी DPP, इसका मटेरियल, इसके MCQ, एवरीथिंग गेट्स प्रोवाइडेड टू यू एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ आ रहे हैं, लेक्चर से काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, डू लाइक दीज वीडियोस। अगर इन लेक्चर्स को आप हमेशा अपडेटेड रहना चाहते हैं कि कब कौन सा लेक्चर रिलीज़ हो रहा है, कब कौन सी चीज़ आ रही है, कब कुछ नया आ रहा है, सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें किसी और से शेयर करके उसका भी फ़ायदा है, भला हो सकता है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए। With that, we are calling it a day. Thank you so much.